हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब और आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे किस तरीके से होने वाला है ज्योग्राफी, ऐसा क्या नया हो जाएगा ज्योग्राफी के अंदर। मैं समझ सकता हूँ आपका कंफ्यूजन और आपका सरप्राइजिंग एलिमेंट जो आपके अंदर बन रहा है थंबनेल देखने के बाद। तो मैं समझाने से पहले ये पहले बता दूं कि दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटिक कवर कर लिया है। हम पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज के जो यूपीएससी के डिफेंस एग्जाम, सभी डिफेंस एग्जाम, सीडीएस, ठीक है, एनडीए एंड सीएपीएफ, ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए पूरे जनरल स्टडीज के जो पांचों सब्जेक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और सारी वीडियो जो हैं वो आपके लिए फ्री हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप इंडियन पॉलिटी की देख सकते हैं। आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। अब प्रिपरेशन में अलग क्या है, देखिए मैं समझता हूं जब आप अपनी जितनी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपका सबसे पहला मोटिव होता है कि किस तरीके से हम कंप्लीट कर लें पूरे सिलेबस को। लेकिन अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है या कोई भी अटेम्प्ट है, आपको पता होगा कि ये सिलेबस कंप्लीट करने से सिर्फ आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम। अब ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्कूल और कॉलेज वाला माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि पहले सिलेबस बस कंप्लीट कर लो पहले, इसका मतलब प्रिपरेशन पूरी हो गई है। लेकिन यूपीएससी का सीधा चैलेंज आपके लिए होता है कि आपने क्या कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट किया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी हुई है क्या किसी सब्जेक्ट की। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, आप एक टाइमलाइन अपने दिमाग में सोच सकें जब भी किसी सब्जेक्ट की बात करें, आप कैटेगराइजेशन कर सके हर टॉपिक का कि वो किस जगह पे आता होगा उस सब्जेक्ट के अंदर। ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि बड़े ही वेल कनेक्टेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो होते ही हैं, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट करने के बाद आता है वो। अब वो कैसे होगा? आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप क्या करते हैं, पहले उठाएंगे आप क्लास 6 की ज्योग्राफी, उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर उठाएंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी, उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर सो ऑन, और क्लास 12 की वो जो दोनों एनसीईआरटीज हैं आप वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब आप क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे आपको याद था कि 7th या 6th में क्या लिखा था? यही प्रॉब्लम होता है, आप 6th से 7th पे आते हैं, 7th से 8 तब तक आप भूल जाते हैं 6th में क्या था और 7th में क्या था। ये प्रेपरेशन आप करोगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीका नहीं है, आप बस अपने आप को, ब्रेन को ये बता रहे हो कि आपने सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो, बट दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर मार्क्स इन ज्योग्राफी। सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चंस होते हैं, ये मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी भी वीडियोस हैं, पेपर्स मैंने करे थे वहां पे सॉल्व, उससे आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। मैंने वहां पे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए, मैंने पेज नंबर, चैप्टर नंबर और क्लास भी बताई थी, कौन सी बुक से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया हुआ है, और सीधा लाइन टू लाइन स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीधा आपको बताते हैं। हम भी लेकिन क्या करेंगे, हम भी एनसीईआरटीज ही करेंगे, लेकिन एक चैलेंज हमारे सामने है कि हम कैसे इसको कंप्लीट करें कि हम एक ही बारी में अगर एक टॉपिक को पढ़ें तो हमें वो याद भी रहे। अब वो तरीके से मैं ये नया कोर्स लेके आया हूँ एंड बहुत नया है ये आपके लिए, फर्स्ट टाइम हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, आपने इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा। और ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से पढ़ने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, हम क्या जैसे 6th to 12th को ना हम एक पूरी ज्योग्राफी ही समझ के चलेंगे। पूरी ज्योग्राफी, क्लास 6 क्लास 7 अलग अलग नहीं है, 6th to 12th में हमारे पूरे नोट्स हैं। तो जैसे अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थ इन सोलर सिस्टम। अब इसके अंदर क्या है कि अर्थ इन सोलर सिस्टम, ये इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स 6th to 12th एनसीईआरटी के अंदर होंगे हम एक ही बारी में वो कवर करेंगे। वैसे ही मोशन ऑफ द अर्थ टॉपिक है जो हम करेंगे, वो कैसे करेंगे, 6th to 12th में जितने भी चैप्टर्स इससे रिलेटेड हैं वो हम एक साथ कवर करेंगे, ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें और आप एक टाइमलाइन बना सके हर टॉपिक की। 6 से 7, 7 से 8 तक जाने पे आप भूलेंगे नहीं कि 6th में क्या हुआ था और 7th में क्या हुआ था, क्योंकि आप पढ़ इस तरीके से रहे हैं कि एक ही फ्लो में आप एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करो जो 6th to 12th एनसीईआरटीज का है। और इसी तरीके से हम सारी एनसीईआरटीज कवर करेंगे जिससे आपके नोट्स बहुत बेहतर बन सके। आई होप आपने 6th to 12th एनसीईआरटी खरीद ली होगी और आपके पास रखी होगी, तो आप उस पर पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी नहीं है आपके पास और पीडीएफ है सिर्फ, तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। आप मेरे को @mindmaps_by_akash जो है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, मैं डिस्क्रिप्शन में बता भी दूंगा
लिंक दे दूंगा। और अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए, कब क्लासेस होती हैं, कैसे होती हैं, कौन से नोट्स हैं, क्योंकि मैं नोट्स भी साथ में देता रहता हूँ उस चैनल पे और फ्री में है सब कुछ। तो ये है आपका टारगेट आईबी एग्जाम्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको सारे जो अपडेट्स होंगे क्लासेस के, सारे जो पीडीएफ्स में फ्री में प्रोवाइड करता हूँ चीज़ों की, द हिंदू वोकैबुलरी हो गई आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उस सब के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ और आप ये ज्वाइन कर सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए। तो शुरू करते हैं। और मुझे पता है अभी भी समझने में थोड़ा सा इशू आपको हुआ होगा कि यार ये कैसे कवर होगा। कवर ऐसे होगा कि हम एक टॉपिक को, जैसे मान लीजिए अर्थ इन सोलर सिस्टम है, हम 6 to 12 के एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स इससे रिलेटेड हैं हम एक ही साथ कवर करेंगे। और ऐसे करते हुए हम 21 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। दिस इज द प्लान। मैं 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे सेपरेटली भी निकाल सकता था वीडियोस, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आप सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे लेकिन यूपीएससी के लिए आप रेडी नहीं हो पाओगे। तो मेरा काम है आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए रेडी करना, और उस तरीके से ये एक बहुत ही वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपनी पूरी ज्योग्राफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी। आई नो कि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ सबसे पहले आता है सर इसके बाद ज्योग्राफी कब स्टार्ट करेंगे। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। आई होप आप मेरे साथ रेडी हैं इस तरीके से पढ़ने के लिए, आपको बहुत हेल्प होगी। आई कैन गारंटी यू दैट। आप 1-2 क्लास देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला आपको कि इस तरीके से आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, डे 1 है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, और ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं 6th 11th क्लास, 6th क्लास 7th 11th क्लास, और उनके चैप्टर नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ऐसे हम कवर करते चलेंगे। पहला हमारे पास आता है अर्थ इन सोलर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड। जितनी भी बुक्स में ये चैप्टर्स होंगे हम उसको कवर करते जाएंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के लिए जो भी इससे ज्यादा आपको चाहिए होगा, जो अपडेटेड कंटेंट है वो सब है, उसके लिए भी मैं सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट करने के बाद उनके लिए भी वीडियोस लेके आऊंगा इसी चैनल पर फ्री में ही, कि आपको और थोड़ा और क्या करना है। ठीक है, और वो भी मैं कवर कराऊंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो ज्योग्राफी की होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास के साथ। फर्स्ट है हमारे पास 6th क्लास की, फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं हम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना अच्छा लगता है ना जब आप सनसेट के बाद जब स्काई को देखते हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले आपको डॉट्स दिखाई देंगी जो शाइन होती हैं स्काई के अंदर। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। ये स्टार्स की बात हो रही है। ठीक है, द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। सम आर ब्राइट अदर्स डिम। कुछ ब्राइट होते हैं कुछ डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। ठीक है, ये आपको एक बेसिकली कैसे रात होने के बाद स्टार्स दिखते हैं वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। ट्विंकलिंग हो रही होती है उनकी, ठीक है, जगमगा रहे होते हैं ना जो तारे सितारे होते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। कुछ ट्विंकल करते हैं कुछ नहीं करते हैं। They simply glow without any flicker just as the moon shines। कुछ बिना फ्लिकर करे हुए, जैसे ट्यूबलाइट जलने से पहले फ्लिकर करती है ना, वैसे वो फ्लिकर नहीं कर रहे होते, वो कॉन्टिन्यूसली ग्लो कर रहे होते हैं, जैसे मून ग्लो कर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days। आप ये सारे ऑब्जेक्ट्स तो देखते ही हैं, आपको मून भी दिखता है on most of the days। It may however appear at different times in different shapes and in different positions। हर बहुत बार आपको मतलब हर साइकिल में चलता है ना, 15 दिन की साइकिल होती है पूरी, तो उसमें आपको डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट शेप में और डिफरेंट पोजीशंस में भी अलग अलग टाइम पे दिखना शुरू होता है आपका मून। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। एक ही बारी आपको क्या है, फुल मून दिखता है। इसको फुल मून नाइट या पूर्णिमा भी बोलते हैं। फिर उस फोर्टनाइट के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, 15 दिन का एक जो रात होती है, 15 दिन बाद की रात, उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। इट इज अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या बोलते हैं इसको, न्यू मून नाइट होती है। इस डे पर आप नाइट स्काई बेस्ट देख सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई, नाइट स्काई बेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के वक्त क्यों नहीं दिखते ये सारी चीजें हमें? ये इसलिए क्योंकि जो बहुत ब्राइट लाइट होती है ना हमारे सन की, वो अलाउ नहीं करती है हमें नाइट जो
बेसिकली ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हमें, इतनी लाइट होती है सन की। तो हम वो नाइट में ही देख पाते हैं जब सन के सामने फेस नहीं कर रहा होता हमारा अर्थ। ठीक है, रात जो होती है वो बेसिकली सब्जेक्टिव है। हमारे लिए अभी रात है, किसी और कोने में दुनिया के दिन हो रहा होगा। तो जिस वक्त हम सन को फेस नहीं कर रहे होते वो वक्त हमारे यहाँ पे रात होती है। तो रात में जो चीजें हम देख पाते हैं वो जब सन के सामने हम फेस कर रहे होते हैं तब हमें नहीं दिखता, क्योंकि सन की लाइट ही इतनी ज्यादा है। ठीक है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो भी सन मून और जितने भी चीजें हैं जो शाइन कर रही हैं नाइट स्काई में, उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं। ठीक है, वो गैसेस से बनती हैं, जैसे हमारा जो सन है वो भी, जितने प्लैनेट्स हैं बेसिकली वो गैसेस जो थी कंडेंसेट की हैं, उसके बाद ही तो हमारे पास वो प्लैनेट्स हैं ना। ठीक है, तो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट, उनकी खुद की हीट है, और लाइट भी उनकी खुद की होती है। ठीक है, जो बहुत ही लार्ज अमाउंट्स में वो लोग एमिट करते हैं। और इन ऑब्जेक्ट बॉडीज को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्टार्स। तो जो हमारा सन है वो एक स्टार है बेसिकली, उसकी खुद की लाइट होती है, बहुत बड़े होते हैं और खुद की हीट भी होती है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो दूसरे स्टार्स जो हमें जगमगा रहे हैं, दिख रहे हैं, वो बेसिकली सन ही हैं, वो भी स्टार हैं किसी एक सोलर सिस्टम के। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। लाइट ईयर्स अवे है वो, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे है वो हमारे से। ठीक है, तो इसलिए हमें उसकी जो ब्राइटनेस जो सन की दिखती है वो हमें उन स्टार्स की उतनी नहीं दिखती है, और जो क्या है उनकी हीट भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत लाइट ईयर्स दूर है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, हाउ स्मॉल एन एयरप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। अब आप समझ गए होंगे उसका। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो बेसिकली देखो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। इनको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशंस। उर्सा मेजर या फिर बिग बेयर जो है वो ऐसा एक कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे। कॉन्स्टिलेशन होते हैं जब बहुत सारे स्टार्स बेसिकली एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। One of the most easily recognizable constellation is the सप्त ऋषि, जिसको सप्त मतलब सेवन और ऋषि मतलब सेजेस, तो सेवन सेजेस। तो सप्त ऋषि है जो कॉन्स्टेलेशन जो हमें यहाँ पे आराम से दिख जाती है। ये सेवन स्टार्स का ग्रुप है। ठीक है, जो एक उर्सा मेजर जो बहुत बड़ा कॉन्स्टेलेशन है उसका एक पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. ठीक है, ये तो आपके पास ऑफ कोर्स टेलीस्कोप ऐसा नहीं होगा कि आप देख सके। अब तो क्या होता है कि जो एंथुजियास्ट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अच्छा लगता है ये सब देखना, तो बेसिकली वीनस देखना जब वो करता है और दूसरे प्लैनेट्स देखना हमारे ही सोलर सिस्टम के, तो बेसिकली वो एक हल्का सा महंगा सा एक टेलीस्कोप भी आता है जो घर पे आप रख सकते हैं। इट इज नॉट दैट बिग टेलीस्कोप, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप, इतने बड़े बड़े जो ऑब्जर्वेटरी होते हैं इतने बड़े नहीं होते वो, आप आराम से अपने रूम में रख सकते हैं और ये चीज़ें देख सकते हैं। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि स्टार्स को की पोजीशन देखते हुए वो अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर लेते थे रात में। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो है यहाँ पे दिया भी हुआ है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में हमेशा रहता है स्काई में। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि से हम पोल स्टार की लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, अब हमने जिनकी हीट और लाइट खुद की होती है उनको स्टार्स बोलते हैं, और स्टार्स एक छोटा पार्ट है सेलेस्टियल बॉडीज का, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज में सब आते हैं। क्या होता है, वो सेलेस्टियल बॉडीज दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ दी स्टार्स। वो दूसरे स्टार्स जो हैं उनकी लाइट से वो जगमगाते हैं, और उन बॉडीज को बोला जाता है प्लैनेट्स। ठीक है, तो जो वर्ड प्लैनेट है वो कहां से आता है? ग्रीक वर्ड है प्लैनेटे, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। ठीक है, जब आप बुक्स पढ़ेंगे फिजिक्स की, नॉट दिस, जब आप साइंटिस्ट की बुक्स पढ़ेंगे, स्टीफन हॉकिंग की अगर आप पढ़ते हैं या नील डिग्रास टाइसन वगैरह की आप पढ़ते हैं, तो बेसिकली स्टार्ट ही वो इस तरीके से होता है कि प्लैनेट्स को बोला ही वॉन्डरर्स जाता है, क्योंकि वो आसपास घूम रहे होते हैं इस सर्कुलर मोशन में। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सारी हीट और लाइट हमें कहाँ से मिलती है? सन से, जो हमारा एक नियरेस्ट स्टार है,
हमारे सोलर सिस्टम को चालू रखने के लिए हर सोलर सिस्टम को चालू रखने के लिए एक स्टार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं हीट और लाइट नहीं बनाती। सिर्फ स्टार्स हैं जो हीट और लाइट बनाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो एक स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक सोलर सिस्टम को चलाने के लिए। अगर हम अर्थ को बहुत ही दूर डिस्टेंस से देखते हैं, मान लीजिए मून से खड़े होकर आप अर्थ को देखते हैं, तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो आपको वो ऐसे ही शाइन करके दिखेगा जैसे आपको यहाँ से खड़े होकर मून शाइन करते दिखता है। क्यों? क्योंकि हम स्टार से, जो सामने सन है, उससे लाइट ले रहे हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब जो आपके मेन प्लैनेट को रिवॉल्व करे आसपास, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ, मतलब साथ में चलता है उसके और मूव करता है उसके आसपास। हमारे अर्थ की तरह देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो 7 और प्लैनेट्स हैं जो हीट और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। जुपिटर और सैटर्न के पास आपको पता है 100 से ज़्यादा मून्स हैं अपने खुद के। तो बेसिकली क्या है कि इसके अलावा जो और 7 जो प्लैनेट्स हैं, उन सभी जो प्लैनेट है वो सभी हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके पास रिंग्स होती हैं अपनी खुद की। ये बेल्ट्स होती हैं स्मॉल डेब्री की। डेब्री की मतलब जो टूट जाते हैं या उससे उस प्लैनेट से टूट के निकल जाते हैं, तो उसके बाद वो ग्रेविटी के उस पुल से वो उसके आसपास सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू हो जाते हैं। वो हमें दूर से दिखता है कि रिंग्स हैं उनकी, लेकिन वो रिंग्स नहीं है। बेसिकली वो जो टूट गया उनका हिस्सा और बाहर स्पेस में घूम रहा था, तो वो ग्रेविटी की वजह से उस प्लैनेट के उसके आसपास घूमना शुरू हो जाता है। दे मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। ठीक है, अब देखते हैं सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, ये सब मिला के हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट बनता है। ठीक है, सोलर सिस्टम का पार्ट बनता है। वी ऑफ्टन कॉल इट अ सोलर फैमिली, बुलाते हैं इसको, विद द सन एज इट हेड। उसके जो हेड है वो सन है बेसिकली, और उसके आसपास वो सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अब देख लेते हैं हम आगे क्या है। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ये आप जानते हैं। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज होती हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इतना बड़ा साइज का होता है, देखो जो होते हैं मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ग्रेविटी पुल होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो क्योंकि इतना बड़ा है ये, तो इसकी पुलिंग फोर्स जो है ये सोलर सिस्टम को अपनी जगह पे रखती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स हीट और लाइट का है, ये हमने देख लिया है। लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा हीट जो है ना, वो ट्रिमेंडस हीट जो है, वो हमें इसलिए नहीं इतनी महसूस होती, इतना फील नहीं होता, बिकॉज नियरेस्ट स्टार हमारे हिसाब से हो सकता है, लेकिन इतना भी नियर नहीं है वो हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स जो है वो दूर है अर्थ से। क्या? सन। अब आते हैं प्लैनेट्स पे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, पहले प्लूटो भी था, लेकिन वो उस साइज की वजह से और उससे उसको प्लैनेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये सन की पास से दूर तक ये सारे प्लैनेट उसी ऑर्डर में दिए हैं। पहले मर्करी पास है, फिर दूसरा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आखिरी में नेपट्यून। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं बेसिकली याद करने के, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो अब इतना भी याद भी कर चुके हैं और आपको ये एग्जाम में बेसिकली पूछा भी नहीं जाता, तो देयर इज नो पॉइंट इन मेमोराइजिंग दीज शॉर्टकट्स। ठीक है, सभी जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो सन के अराउंड घूमते हैं फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड ऑर्डर में वो आसपास घूमते हैं। मरकरी सबसे नियरेस्ट है और उनको सिर्फ 88 डेज लगते हैं अर्थ सन के आसपास एक पूरा चक्कर लगाने में। सिर्फ 88 डेज। हमें कितने लगते हैं? 365 डेज। ठीक है, 365 साथ में 1/4 क्वार्टर ऑफ द डे साथ में लगता है। तभी 4 साल बाद क्या होता है, क्वार्टर डे मिलने के बाद 1 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 इज बेसिकली 1। सो बेसिकली क्या है कि इसलिए 4 साल के उसमें साइकिल में एक 366th डे आता है, जो 4 साल में एक बार आता है। इसको लीप ईयर बुलाते हैं। इसलिए है क्योंकि हम बेसिकली वैसे मानने के लिए सिर्फ 365 डेज मान लेते हैं नॉर्मल ईयर्स में, जो लीप ईयर्स नहीं होते, लेकिन बेसिकली वो सिर्फ 365 डेज नहीं है, वो 365 एंड अ क्वार्टर डे है बेसिकली। Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth.
वीनस जो है उसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है, ठीक है, उस जैसा ही है, क्योंकि उसका साइज और शेप जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से। रिसेंटली तक क्या हुआ था कि प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट अगस्त 2006 से, लेकिन जो नील डिग्रास टाइसन जो साइंटिस्ट का नाम मैंने इससे पहले भी लिया था, उन्होंने इसकी डेफिनेशन के ऊपर सवाल उठाया, और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, जो IAU जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उनकी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो प्लूटो है वो दूसरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह ही है, लेकिन प्लैनेट नहीं है। उसको क्या बुलाया जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट। ये वो छोटे प्लैनेट्स होते हैं साइज में। फिर आता है द अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो अर्थ है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए आपको अगर लग रहा है कि आपका स्फीयर में ये अर्थ है, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है वो कि आपका जो अर्थ है वो यहाँ से तो है घुमा हुआ, ये आ गया आपका इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री। और यहाँ से क्या है वो बेसिकली, यहाँ से वो हो जाता है फ्लैट थोड़ा सा। कैसे फ्लैट हो जाता है? यहाँ से मतलब बेसिकली ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा है बेसिकली, और नीचे से भी थोड़ा ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से होता है। इस शेप को क्या बुलाते हैं? जियोइड। जियोइड शेप है इसकी, इसको ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। और जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। हम इस दूरी पे, इतनी अप्रोप्रिएट दूरी पे हम लोग हैं सन से, कि ना ही ज़्यादा क्लोज है ना ही ज़्यादा फार है कि हमारे यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो बन पाया। अदरवाइज और प्लैनेट्स पे लाइफ सपोर्ट इतना नहीं है। तो ये कहाँ पे मिलता है? हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पे मिलता है बेसिकली, ठीक है। समझने वाली बात है, प्लीज़ ध्यान से समझिए इसको। हम इतने अच्छे उसमें हैबिटेबल जोन के अंदर हैं कि हम लोग आराम से यहाँ पे लाइफ सिस्टम जो है वो इवॉल्व कर पाया, और आज जो है हम क्लासेस ले रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं। द अर्थ इज नीदर हॉट नीदर टू कोल्ड। ना ही वो सन के इतना दूर है कि वो कोल्ड हो जाए, ना ही सन के इतना पास है कि वो टू हॉट हो जाए। इसके पास वाटर एंड एयर दोनों हैं, जो बहुत एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है हमारे जैसे ऑक्सीजन। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन से ही लाइफ ऑर्गेनिजम्स चलते हो, क्या पता दूसरे सोलर सिस्टम्स के जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे भी लाइफ हो, लेकिन उनके लिए जो इंपॉर्टेंट गैस होगी फॉर सर्वाइवल, वो क्या पता ऑक्सीजन ना हो। हाँ, ये ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि जो फिजिक्स के जो लॉज हैं दे आर यूनिवर्सल बेसिकली। वो इस सोलर सिस्टम में भी सेम लागू होते हैं और दूसरे सोलर सिस्टम में भी सेम लागू होते हैं, ये आप लोगों को पता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट शुरू होता है हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स आते हैं ना, उसी ऑर्डर में यूनिवर्स में ये एलिमेंट्स बने थे। अब ये आपके लिए बड़ा ही क्रेजी हो गया होगा सुनने में कि सर ये क्या बात कर रहे हैं आप। ये सच बात है। जिस उसमें आपका एलिमेंट बना हुआ है, ठीक है, जिस सीरीज में लिखा हुआ है एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में, उसी सीरीज में वो यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बाद आना शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इस पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरा बन सकता है। आउटर स्पेस से अर्थ अपीयर्स ब्लू। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए उसको बोला जाता है ब्लू प्लैनेट, ठीक है। 1/3 पे लैंड है और 2/3 जो है वो कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। अच्छा, डू यू नो में लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। Yet even this, with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. क्यों? क्योंकि दूरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्योंकि वो दूर है और लाइट ट्रैवल स्पीड से करती है, तो हमारा जो 150 मिलियन किलोमीटर जो है दूर अर्थ सन से, तो बेसिकली जो लाइट है उसको हमारे तक पहुंचने में लगते हैं 8 मिनट। वो वाली लाइट जो एमिट हो रही है सन से उसी मोमेंट पे, उसको 8 मिनट लगेंगे हमारे पास पहुंचने के लिए। अब ये लाइट स्पीड के लिए आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ, एक ट्रिविया, ये समझना जरूरी है आपके लिए। When Albert Einstein came up with this theory of relativity and the theory of specific and general relativity, to be very precise, तो बेसिकली उस थियोरी में हम लोग को ये समझ आया था, द नेचर ऑफ द यूनिवर्स इज सेट इन अ सर्टेन मैनर। कि आपको क्या है ना कि अब हमें क्या लगता है कि
बिकॉज ऑफ दैट थियरी ऑफ रिलेटिविटी वी नो कि जैसे ही हम लाइट ईयर की स्पीड को क्रॉस करेंगे एवरीथिंग अराउंड अस विल बिकम स्लो, इन अ सेंस कि हम लाइट ईयर की स्पीड से आगे बढ़ गए हैं तो बेसिकली पीछे जा रहा है टाइम और हम टाइम से तेज चल रहे हैं बेसिकली। तो ये बोला भी जाता है कि जो टाइम मशीन का इजाद होगा बेसिकली वो कैसे होगा, लाइट स्पीड को कंट्रोल करने के बाद ही हो सकता है वो। लेकिन देर इज अ नेचर ऑफ यूनिवर्स, ये मानते हैं वो, इट्स इन थियरी, इट्स नॉट इन प्रैक्टिस। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि लाइट ईयर की स्पीड पे हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। इन अ सेंस हम कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, हम इससे हमेशा 0.0000001% या जितना भी आप ले लीजिए, बार लगा लीजिए इस पे से, ठीक है, इतना पीछे रहेंगे हम हमेशा। क्योंकि नेचर ऐसा है यूनिवर्स का, द मोमेंट यू विल रीच टू द लाइट ईयर स्पीड, वहां से ना जो नेचर का पूरा सिस्टम है वो बिगड़ सकता है बेसिकली। तो द नेचर इट सेल्फ विल नॉट वॉन्ट अस टू रीच टू द लाइट ईयर, इसलिए नेचर विल नॉट लेट अस डू दैट। हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे कि जैसे ये होगा तो रियलिटी जो है ना, रियलिटी का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रिविया दिया मैंने आपको कि आपको सोलर सिस्टम जो है वो बोरिंग ना लगे और आप कुछ समझ सकें कि बेसिकली क्यों सोलर सिस्टम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। ओके, इसके बाद हमारे पास द मून। अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जो कि है मून। ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। इसका डायमीटर जो है वो 1/4 है अर्थ से। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द आवर प्लैनेट। ये हमारे को इतना बड़ा इसलिए दिखता है कि बहुत पास है। ठीक है, इट इज 3,84,400 किलोमीटर्स हमारे यहाँ से। Now you can compare the distance of Earth from the sun and that from the moon. अब देखो हम मून के कितना पास है और सन से कितना दूर है बेसिकली। The moon moves around the earth in about 27 days. 27 दिन की साइकिल होती है जो वो आसपास घूम लेता है हमारे। It takes exactly the same time to complete one spin. उतना ही उसको अपनी एक्सिस के ऊपर घूमने में भी उतना ही वक्त लगता है जितना उसको अर्थ के आसपास घूमने में लगता है। 27 दिन इसमें लगेंगे। तो इसका क्या हुआ, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। समझने की कोशिश कीजिए फर्क क्या है। रोटेशन का मतलब अपनी ही एक्सिस पे घूमना और रेवोल्यूशन मतलब किसी के आसपास चक्कर लगाना। तो जितना रेवोल्यूशन में टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इसको रोटेशन में लग रहा है। इसी वजह से हम सिर्फ एक ही साइड ऑफ मून को देख सकते हैं। अब ये क्या है, चंद्रयान 3 जो है हमारा, वी वर द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, बिकॉज हमें जिस जो एरिया दिखता है हमेशा उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो हमें नहीं दिखता उसको हमने साउथ पोल नाम रख दिया है। तो वहां पे इतनी डार्कनेस है बिकॉज सन की जो लाइट है वो नहीं पहुंच पाती वहां पर और हमें वो नहीं विजिबल होता बेसिकली। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिशन था चंद्रयान 3, क्योंकि वहां पे अभी तक कोई सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया। तो जो है एक साइड मून की हमेशा इसलिए दिखती है हमें क्योंकि वो रोटेशन और रेवोल्यूशन उसकी सेम होती है। सीधा का सीधा यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, व्हाई वी आर एबल टू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। दो रीजन है, क्योंकि उसकी जो रोटेशन और रेवोल्यूशन में दोनों में सेम वक्त लग रहा है, इसलिए हम एक ही साइड उसकी देख पाते हैं, दूसरी साइड नहीं देख पाते। ठीक है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जैसे मैंने बताया कि ये नेचुरल सैटेलाइट है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। वो डिजाइन की जाती है साइंटिस्ट की तरफ से टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और अपने कम्युनिकेशन के लिए। हम निकालते हैं इतनी सारी सैटेलाइट्स। ठीक है, हमारे इसरो जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सैटेलाइट्स भेजते हैं। आपको पता है अब तो प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर आ गया है। इन स्पेस जो है उसका, जो उसकी कमर्शियल आर्म है बेसिकली, वो इसी के लिए है कि प्राइवेट को ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सके और वो भी रॉकेट्स जो हैं और ये सब अपना इजाद कर सकें। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये आपको सब पता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एड्यूसैट। तो ये सारी सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमन मेड होती हैं और जो भेजी जाती हैं अर्थ के आसपास रोटेट करने के लिए। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इनके पास कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लाइफ भी नहीं है। इनके पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं। डिप्रेशंस मतलब उबड़ खाबड़ एरिया है पूरा। ठीक है, सरफेस दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। ठीक है, और इसीलिए जो है हमें ये गड्ढे गड्ढे इसलिए दिखते हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो डिप्रेशंस हैं बेसिकली इससे ये शैडोज पड़ जाती हैं इस पर और हमें काला काला धब्बा दिखना शुरू हो जाता है।
अदरवाइज इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन में सैटेलाइट का पूरा सिस्टम लिखा हुआ है कि रॉकेट आप लॉन्च करते हैं बेसिकली, कोई भी रॉकेट हो, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तब वो जो जितना भी ये पैकेज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं और स्पेस में ही घूमने लग जाती है। इसको स्पेस डिब्री बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक चीज़ चल रही है कि कैसे हम डिब्री को कम कर सकें, क्योंकि ये हमारे अर्थ के आसपास ही फिर घूमना शुरू कर देती हैं। और एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि ये डिब्री ही हमारी सैटेलाइट से टकरा जाए। तो ये इसीलिए इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं कैसे करना है अब। इसलिए जो रीयूजेबल जो है ना, जो स्पेस एक्स का एक बहुत बड़ा वो है कि आप रॉकेट भेजो और वो रॉकेट वापस आके लैंड हो जाएगा और सैटेलाइट चली जाएगी स्पेस के अंदर। तो ये रीयूजेबल रॉकेट जो है, फैल्कन सीरीज जो रॉकेट है स्पेस एक्स कंपनी का, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे आएगा ये डिब्री अलग हो जाएगी सारे पार्ट्स, तो ये जो पेलोड है और ये सैटेलाइट है इसको छोड़ दिया जाएगा स्पेस के अंदर, ये रही वो सैटेलाइट, और जो वो सारा सामान है वो इससे अलग होकर चला जाएगा दूर। फिर आता है एक सेलेस्टियल बॉडी जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ टाइनी बॉडीज भी होती हैं जो आसपास घूम रही होती हैं सन के। अब सन के आसपास कैसे, ये नहीं कि ये प्लैनेट्स हैं तो ये सन है तो सन के सिर्फ यूं आसपास घूम रही है। तो बेसिकली सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सारे एक साथ घूम रहे हैं अर्थ सन के आसपास। तो इन्हीं के बीच में एक बेल्ट भी होती है जो एस्टेरॉइड की सबसे बड़ी बेल्ट है। अदरवाइज सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बेल्ट घूम रही है, ठीक है, सिर्फ यही एस्टेरॉइड, यहाँ पे एस्टेरॉइड होते हैं बस, नहीं। ये एक बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे एस्टेरॉइड इस बेल्ट में है। अदरवाइज एस्टेरॉइड्स आपको और भी वो हैं प्लैनेट्स के बीच में दिख सकती हैं। ठीक है, ज्यादातर कहाँ दिखती है एस्टेरॉइड बेल्ट? मार्स और जुपिटर। तो ये मार्स हो गया जैसे, ठीक है, और ये जुपिटर हो गया, तो इसके बीच में इतने ज्यादा बड़े लेवल पे एस्टेरॉइड्स हैं, पत्थर हैं, तो वो आसपास घूम रहे होते हैं, वो भी सन के आसपास ऑर्बिट में है, और ये इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो ये एस्टेरॉइड्स हैं ये पत्थर कहाँ से आए होंगे। ये बेसिकली क्या है कि जो प्लैनेट हैं जो बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गए या पूरे बन नहीं पाए या टकरा गए और उनका जो डिब्री है टूट के अलग हो गया और वो आसपास ही घूमने लगा फिर, ठीक है, तो वो बेसिकली उस तरीके से एस्टेरॉइड्स क्रिएट होते हैं। फिर आता है मीटियोरॉइड्स। अब क्या है कि कुछ छोटे पीस होते हैं रॉक्स के जो सन के आसपास, ये भी सन के आसपास घूम रहे, क्योंकि ग्रेविटी इतनी है सन की कि आप अपने हिसाब से ऐसे टहलते हुए नहीं घूम सकते सोलर सिस्टम में। जैसे ही सोलर सिस्टम में कोई चीज आएगी वो ऑटोमेटिकली सन की ग्रेविटी में आ जाएगी और सन की ग्रेविटी के हिसाब से घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। बहुत बार क्या होता है कि मीटियोर्स इतना पास आ सकते हैं अर्थ के अपनी ऑर्बिट चेंज करते करते कि वो टकरा भी सकते हैं। इस प्रोसेस के हिसाब से क्या होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, जब इतना फ्रिक्शन होता है, इतनी तेज स्पीड से भाग रहे होते हैं, क्योंकि छोटे बहुत है ना, तो स्पीड आराम से पकड़ सकते हैं इतनी कि वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, फिर बर्न करने लगते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है एकदम से आग पकड़ लेती है वो, क्योंकि वो इतनी फ्रिक्शन बन जाती है एयर के साथ और इतनी स्पीड से वो आ रहे होते हैं कि उनमें आग लग जाती है। ये एक फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करती है। आपको लगता है कि यार क्या मतलब फ्लैश ऑफ लाइट मतलब जलती हुई कोई चीज़ नीचे गिर रही है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या पता वो पूरा बर्न ही ना हो पाए। और कुछ होते हैं जो अर्थ तक आते आते बिल्कुल ही जल जाते हैं, अर्थ के सरफेस तक आते आते, और कुछ हैं जो पूरे नहीं जल पाते और जब वो टकराते हैं अर्थ के साथ तो बेसिकली एक गड्ढा बना देते हैं वहां पे। ठीक है, डू यू सी अ whitish ब्रॉड बैंड लाइक अ white glowing path across the sky on a clear starry night? It is cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. हम एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्लैनेट्स हैं, सॉरी स्टार है, स्टार के आसपास एक सोलर सिस्टम घूम रहा है। मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिला के बनती है गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिला के बनता है ग्रुप, ग्रुप मिलियंस ऑफ ग्रुप्स को मिलाकर बनता है एक यूनिवर्स। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही यूनिवर्स हो, माना ही जाता है कि पैरेलल यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं, या देयर कैन बी अ न्यू यूनिवर्स इन द ब्लैक होल इटसेल्फ। पैरेलल जो यूनिवर्स है बेसिकली वो ब्लैक होल के अंदर माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर भी एक यूनिवर्स हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, अभी हम सिर्फ 3 to 4% जो है ऑब्जर्वेबल जो वो है यूनिवर्स उसी की बात करते हैं। बेसिकली अ लॉट ऑफ मैक्सिमम ऑफ द जो यूनिवर्स है ये अभी हम तक ट्रैक ही नहीं कर पाए कहाँ तक जा रहा होगा, क्योंकि कोई अंत नहीं है इसका, कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। बेसिकली आपको पता नहीं है कि सेंटर क्या है।
ठीक है। ये हाँ, जो फ़िक्शनल मूवीज़ होती हैं जैसे एवेंजर्स देखते हैं, मार्वल मूवीज़ होती हैं, वो बताते हैं कि ये है सेंटर प्लैनेट पूरे यूनिवर्स का, ये वो सब फ़िक्शन है बेसिकली। लेकिन हाँ, ये मानना ज़रूरी है कि ये समझना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जो इनोवेशंस हुई हैं हमारे यहाँ पे, डिस्कवरीज़ हुई हैं, वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं ये जो फ़िक्शनल मूवीज़ हैं। स्टार वॉर्स थी, स्टार ट्रेक थी। तो ये फ़िक्शनल मूवीज़ से ना बहुत ज़्यादा, बैक टू द फ्यूचर जो है, उसके कुछ वो थे, और जो मोटोरोला फ़ोन्स भी थे बेसिकली वो स्टार ट्रेक से आए थे। तो फ़िक्शनल मूवीज़ से बेसिकली आइडिया और एक रास्ता मिलता है उस चीज़ में सर्च करने का, वो मैं समझता हूँ। लेकिन फ़िक्शनल मूवी में हर चीज़ वो नहीं होती है, वो बेसिकली फ़िक्शन है, साइ-फाई बोलते हैं उसको, साइंस फ़िक्शन, ठीक है? कि वो सोच रहे हैं ऐसा होगा। हाँ, ऑफ़ कोर्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ भी सोच लो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, उनके पास एक बैकअप है पूरा कि हाँ, हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा है। ठीक है? तो इससे बहुत इंस्पायर भी होते हैं हम, लेकिन फ़िक्शनल मूवीज़ में जो हम देखते हैं कि सेंटर है यूनिवर्स का, ये है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी मिल्की वे गैलेक्सी का है। इन एंशंट इंडिया इट वॉज इमेजिन इट टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ये वाइट देख रहे हैं आप बेसिकली, ये इस तरीके से ग्लो होता है जैसे रिवर ग्लो हो रही हो, इसलिए इसका नाम रखा गया आकाश गंगा। ठीक है, एंशंट इंडिया में। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर जो गैस है वो कंडेंसेट करके एक प्लैनेट बन गई हो। कुछ ऐसे गैसेस घूमी भी रह सकती हैं वहाँ पे। तो क्लाउड्स हैं बहुत सारे डस्ट और गैसेस के, तो इसलिए ये दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको ये भरा हुआ है। बाकी तो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, बाकी जो दिख रहे हैं आपको वो डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स हैं बेसिकली। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि आवर ब्रेन इज स्ट्रक्चर्ड इन दैट वे कि अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बोलूँ जो आपने कभी देखी या सुनी ही ना हो, तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ये है कि हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को जो हम स्टोर करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी उसी को हम प्रोसेस कर सकते हैं, और इसी के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेस्ड है। समझ के देखिए कॉन्सेप्ट को। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइंड इन अ वे, वी हैव अ स्टोरेज है बहुत बड़ा, और उस स्टोरेज में जो डेटा है उसी को प्रोसेस करते हैं और उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। इफ देर इज नो स्टोरेज देर इज नो प्रोसेस। यू कैन नॉट इमेजिन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आपको बोलूँ कि ऐसी फिगर सोच के देखिए, 3D फिगर या 2D फिगर भी, 8 डायमेंशन 9 डायमेंशनल आपने सुनी है, ऐसी कोई सोच के देख लीजिए जिसके बारे में आपने सुना ना हो, आप नहीं कर पाएंगे इमेजिन। तो इसी के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बनता है कि आपको बहुत सारा डेटा देना होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और उसी डेटा को वो प्रोसेस करता है। इसलिए बोलते हैं कि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। अभी कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझाएगा नहीं, या आपको समझने से आएगा, या कोई बताने वाला होना चाहिए आपको। ये नॉर्मली वी डू नॉट टॉक लाइक दैट। हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं। हम बुक उठाते हैं, रट लो और पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब तक सब्जेक्ट को समझा तब जाता है जब सब्जेक्ट की लैंग्वेज समझी जाए। हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट जो हैं दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। मैंने बताया था, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। और अगर आप देखोगे तो बेसिकली हम जब अपना सोचते हैं कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और वो क्योंकि इससे पहले यही था, बाद में जब यूनिवर्स के बारे में पता चला तो हमें पता लगा कि यार सिर्फ अर्थ नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला हिसाब भी है, समझने की ज़रूरत है आपको। और जो पहले थे वो बोलते थे अर्थ फ्लैट और वो सब है। बहुत सारे पॉपुलेशन आज भी ये मानती है कि अर्थ फ्लैट है, कोई बात नहीं, उनको मानने दीजिए। अब हम बाहर से जाके अपने अर्थ को देख चुके हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि अर्थ कैसा दिखता है। तो ये है, और हमें लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस यूनिवर्स में। ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक कि आप सहारा डेजर्ट जो है, ठीक है, एक सहारा डेजर्ट अगर आप यूनिवर्स मान लें तो एक तिनका जो है सैंड का भी एक तिनका है, हम उतने हैं सिर्फ इस यूनिवर्स में। ठीक है, तो हम वी शुड नॉट थिंक टू बिग ऑफ आवरसेल्व्स। ठीक है, और बड़ी जॉब लेने के बाद आपको यूनिवर्स नहीं पलट देंगे, प्लीज इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो यूनिवर्स का पार्ट है। Think about the universe and the fact that it contains a millions of such galaxies. How do you fit in the picture? इसी को समझाने के लिए मैंने सहारा डेजर्ट वाला एग्जांपल दिया आपको। ये हम हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ चुन्नी। ठीक है,
मैं इन दोनों का नाम चुन्नी और मुन्नी रखता हूँ, ठीक है। देर आर टू वो एक्चुअली, ठीक है। पॉलिटी में तो ऐसा होता है, यहाँ पे तो एक ये है, ठीक है। मुन्ना और चुन्नी रख देते हैं, चुन्नी और मुन्ना, क्योंकि पूरा ज्योग्राफी में हम ये इससे गो थ्रू जाएंगे, तो हम खुद की अपनी लैंग्वेज बनाते हैं, क्योंकि हम यहीं से कवर करेंगे सारा। तो ये हो गई चुन्नी और उसका नाम रख देंगे मुन्ना, ठीक है। मुन्ना क्या कह रहा है और चुन्नी क्या कह रही है। अर्थ हम हैं, हम अर्थ के अंदर हैं। अर्थ एक सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और फिर मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर। तो इस तरीके से पूरा असेंडिंग ऑर्डर में चलता है सिस्टम। अब अर्थ और सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग और किस चैप्टर में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, ब्लू कलर की बुक है बाहर से, ठीक है। अब आपका जो है, अभी जो हमने बेसिक्स पढ़े उसी से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो हमारी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज में एडवांस लेवल आता है। अब क्या है, आपका एक ही टॉपिक अर्थ और सोलर सिस्टम एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे ना, बहुत लंबे वक्त तक याद रख पाएंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपकी हो सकती है बहुत आराम से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग भी होगा ये, और आपके लिए बहुत फैसिनेटिंग भी होगा कि सर यार ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का। आई होप आपको समझ आए ये तरीका हो, कि ये मैं बता रहा हूँ आपको 2-3 क्लास के बाद ये विल अंडरस्टैंड कि सर अब बहुत अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं और कैसे तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। यू विल थैंक मी लेटर, ट्रस्ट मी। अब आते हैं, डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर? ये आपने पढ़ी होगी। तो अभी वहीं से शुरू कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे बनाया हमने? क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में। वहां पे कॉन्टेक्स्ट बनाया हमने कि क्या देखना है हमें, ओवरऑल पिक्चर। अब उसके बारे में हम के अर्थ कैसे आया और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। स्टारी नाइट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस सिंस द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से हमें ये जो नाइट्स हैं, ये जो स्टार्स दिखते हैं, उसने बहुत फैसिनेट किया है हमेशा। You may also have thought of these stars and had numerous questions in your mind. ये हम कॉन्टेक्स्ट जो है ये ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहले वाली चैप्टर में, ठीक है। अब क्वेश्चंस सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में कि ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स जो है वो कैसे फॉर्म हुए। With that, you will eventually also read the story of origin and evolution of the earth. तो हम यहाँ से वो चीज़ें भी पढ़ेंगे अब अच्छे से, कि वो कैसे, ये सारी चीज़ें आई कैसे। ये तो हमें पता चल गई ये सारी चीज़ें हैं क्या, अब हमें पता करना है ये सारी चीज़ें आई कैसे। अर्ली थ्योरीज पे अगर आप जाते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ पे, तो बहुत अलग अलग तरीकों की हाइपोथेसिस जो हैं वो दी गई साइंटिस्ट की तरफ से। डिफरेंट फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करी है, और ये शुरुआत से इस बारे में बातें हो रही हैं दुनिया में। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स वाज बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिशियन लैप्लेस जो है उन्होंने रिवाइज किया इनको 1796 में, और इसको नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब नेबुला का मतलब होता है एक बहुत बड़ा स्टार वाला स्ट्रक्चर है, उसको समझ लीजिए, आपको इतना डीपली अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नेबुलर हाइपोथेसिस मतलब ये स्टार के हिसाब से स्टार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइपोथेसिस क्या है? दे कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल associated with a youthful sun which was slowly rotating। तो जो बेसिकली क्या थे, जो क्लाउड और मटेरियल घूम रहा था, जो नया नया बना हुआ स्टार हमारा सन था, उसके आसपास जो धीरे धीरे रोटेट करता, उसके आसपास वाले जो क्लाउड्स थे, वो उसमें जो गैसेस थी वो कंडेंसेट हुई, और उसके बाद फिर वो प्लैनेट्स उस तरीके से बने। 1900 में क्या हुआ कि चैम्बरलेन एंड मोल्टन जो थे, उन्होंने दे कंसीडर्ड दैट अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच्ड द सन। As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface। ठीक है, ये थियरी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थियरी इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे ये एवोल्यूशन हुआ हमारी थियरीज का। बेसिकली, एज द पासिंग स्टार्स मूव्ड अवे, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and it slowly condensed into the planets। ये भी वही वाली है, कंडेंसेशन वाली बात है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो उसके आसपास वाली चीजें थी वो जो घूम रही थी उसके आसपास, वो कंडेंस हुई और प्लैनेट्स बन गई। फिर आए सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी,
जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, इस आर्ग्यूमेंट को। उसके बाद जो ये आर्ग्यूमेंट्स थे, कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन कोएग्जिस्टिंग। ठीक है, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी थियरीज, के दो तरीके से सिस्टम चल रहे हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं बाइनरी थियरीज। 1950 में ओटो श्मिट जो थे रशिया के और कार्ल वाइजास्कर जो थे जर्मनी के, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा चेंज किया। कैसे? डिटेल्स में थोड़ी डिफरेंस आए। उन्होंने बोला कि सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला, गैसेस के जो क्लाउड्स हैं उससे, containing mostly the hydrogen and helium, along with what they may be termed as dust. ठीक है, क्या था बेसिकली कि सोलर नेबुला था सन के आसपास, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थी। ठीक है, along with what may be termed as dust, और डस्ट भी साथ में थी। The friction and collision of particles led to formation of dish-shaped cloud, and the planets were formed through the process of accretion. तो जो आसपास जो घूम रही थी गैसेस, फ्रिक्शन एंड कोलिजन जो हो रहा था पार्टिकल्स का, उसकी वजह से क्या हुआ, एक डिस्क फॉर्म हुई क्लाउड्स की। ठीक है, और प्लैनेट्स जो उसमें से निकले थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ इन लोगों ने कि नेबुलर हाइपोथेसिस कैसे आसपास प्लैनेट्स बने और कैसे वो हुआ। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, फिलोसफी आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू गिव द एग्जाम फॉर अ साइंटिस्ट, यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम फॉर अ जनरल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बनता है बस। However, scientists in later period took up the problems of origin of universe rather than that of just the earth or the planets. ये जो बात कर रहे हैं कि planets कैसे बने, ये तो बात चल रही है, लेकिन साइंटिस्ट ने थोड़ा टाइम बाद एक और चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू किया कि यूनिवर्स आया कैसे। अर्थ और प्लैनेट्स कैसे बने वो तो सेपरेट फिलोसफी चल रही है, थियरी चल रही है, लेकिन यूनिवर्स कैसे आया बेसिकली, इसको बोलते हैं मॉडर्न थियरीज। अर्ली थियरीज थी हैं, अब आती हैं मॉडर्न थियरीज के ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर बात करते हैं, भाई ये आया कैसे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द बिग बैंग थियरी, कि बिग बैंग हुआ था एक छोटा एटम जिसके अंदर मतलब अनकंट्रोलेबल एनर्जी थी, और जो उसके एटम्स थे वो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे वो इतनी तेज दौड़ रहे थे उस एटम के अंदर कि इतनी एनर्जी क्रिएट हुई कि वो फटा, और उसके बाद ये सारी चीजें। ठीक है, इस बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है कि यार एक पॉइंट से शुरू हुआ उसके बाद फैलता हुआ गया, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एडविन हबल, जो हबल टेलीस्कोप आपका बना हुआ था, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने 1920 में क्या बोला कि एविडेंस दिया उन्होंने कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। जैसे ही टाइम गुजर रहा होता है तो गैलेक्सीज और दूर जा रही होती हैं एक दूसरे से। You can experiment and find what does the expanding universe mean. Take a balloon and mark some points on it to represent the galaxies. आप एक बलून लो जिसको फुलाया नहीं हुआ, आप उस पर डॉट 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 बना दो और बोल दो ये गैलेक्सीज हैं। जैसे आप उसको फुलाओगे तो वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो ये बेसिकली मानना है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो यही वाली बात ही लिखी है इसके आगे। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयरबाय द यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपैंडिंग। तो गैलेक्सीज के बीच में भी जो डिस्टेंस था वो एक्सपैंड इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दूर फैलता जा रहा है आपका यूनिवर्स, तो उससे पता चलता है हमारा कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। However, you will find that besides the increase in the distances between the points on the balloon, the point themselves are expanding. ठीक है, तो सिर्फ ये सोचना कि पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं जब आपने बलून पे बनाए, सिर्फ ये नहीं है, ये पॉइंट्स जो होंगे ना ये भी बड़े हो रहे होंगे बेसिकली, ये भी बड़े हो जाएंगे जब आप फुला रहे होंगे बलून को, ये दूर तो जा ही रहे होंगे, तो बेसिकली क्या होगा फिर ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो नॉट जस्ट द डिस्टेंस बट ऑल्सो द पॉइंट देमसेल्व्स, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशंस डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज। लेकिन साइंटिस्ट का कहना यह है कि हम ये तो देख लेते हैं, अब बलून की हाइपोथेसिस यहाँ नहीं बनती है सेट। ये कह रहे हैं कि गैलेक्सीज तो इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस जो उनके बीच में वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गैलेक्सीज भी एक्सपैंड कर रही हैं, ये हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज सिंगुलैरिटी। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि सिंगुलैरिटी तक जाने का प्रोग्राम, सिंगुलैरिटी मतलब कि वहां से देखना जहां से शुरुआत हुई, तो ये है सिंगुलैरिटी। यहां से अब देख रहे हैं आप कैसे एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स। ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है, मतलब बहुत सिंपल भी लग रहा है, बट एक्चुअली जो साइंटिस्ट होते हैं व्हेन दे थॉट अबाउट इट
दे कुड नॉट इवन स्लीप। इवन द साइंटिस्ट टुडे, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स होते हैं विच स्टडी द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, कैसे फॉर्मेशन हुई, कैसे वो सब आया, उसमें स्ट्रिंग थ्योरी होती है, लूप थ्योरी होती है, तो बहुत सारी थ्योरीज होती हैं बेसिकली। तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स और स्टार्टिंग हुई कहाँ से। तो वो उनको भाई बहुत परेशान करती है। उनके लिए ये नॉर्मल चीज़ नहीं है जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं। उनके लिए तो भाई एंडलेस स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं, नहीं सो पाते भाई सोच के ही कि कैसे एक्सपैंड कर रहा होगा बेसिकली। बिग बैंग थियरी है वो कुछ स्टेजेस हैं जिसके हिसाब से देखता है कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है यूनिवर्स की। बिगिनिंग में क्या हुआ, जितना भी मैटर था फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टिंग इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल। तो एक जगह पे यूनिवर्स में, ठीक है, वो एक जगह पे था, एक टाइनी बॉल में एक सिंगुलर एटम था जिसमें एक अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। बिग बैंग के वक्त पे क्या हुआ, जो ये टाइनी बॉल थी एक्सप्लोड हुई और फैलना शुरू हुई, ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब ये माना भी जाता है कि जो बिग बैंग हुआ था वो 13.7 बिलियन ईयर्स हुआ था आज से, 13.7 बिलियन ईयर्स। अब आप बोलोगे सर ये तो लिखा गया था बहुत पहले, अब तो ऑलरेडी काफ़ी साल गुजर गए हैं, दिस इज 2024, तो सर अब तो बढ़ गया होगा। अरे भाई 13.7 बिलियन ईयर्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर। बेसिकली मैं कैसे बताऊं, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए एक कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर में यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर एक ईयर है, ठीक है। लेट्स थिंक अबाउट इट। अब आपका दिमाग खुलेगा और आप परेशान भी होंगे सोच के, ठीक है। जनवरी मंथ है, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया, ठीक है। मान लीजिए 1 जनवरी को यूनिवर्स बना, ठीक है, 1 जनवरी को यूनिवर्स बना। अगर आप 31 दिसंबर तक आके देखते हैं और मान लेते हैं कि 31 दिसंबर आज है, तो जब से हम लोग इस प्लैनेट पर हैं और जब से हम सरवाइव कर रहे हैं, वो इस पूरे कैलेंडर पे मान लीजिए कि 31 दिसंबर आपकी ये है, आज का प्रेजेंट है। तो जब से हम ह्यूमंस यहाँ पे जी रहे हैं और अब हम बहुत अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं, हमें सिर्फ 4 घंटे हुए हैं ऑन 31 दिसंबर। तो इस पूरे कैलेंडर के 12 महीने में जब 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ, तो पूरा अगर आप दिन क्रॉस करेंगे तो बेसिकली हमारी एग्जिस्टेंस सिर्फ 4 घंटे की है, वो भी लास्ट डे ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम मान के चल रहे हैं कि आज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उतने हैं, हम सिर्फ अभी आए हैं बेसिकली। अब मान के चलिए एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे और फिर एक मंथ और उसके बाद 12 महीने और फिर उसके आखिरी में सिर्फ 4 घंटे हम लोग हैं। इतने छोटे हैं हम इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी इतनी दूर है। तो आपको अगर लगता है सर अभी इतने साल तो हमें भी हो गए हैं, तो 50-60 साल तो काउंट ही नहीं होते हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ये सोच के देखिएगा, ये आपको दिमाग को थोड़ा सा अलग दिशा में और बढ़ाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। आज भी चल रहा है ये। एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। कुछ एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होती गई जैसे बढ़ता गया, ठीक है। रैपिड एक्सपेंशन हो रही थी विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड आफ्टर द बैंग। बहुत तेजी से वो हो रहा था बेसिकली एक्सपेंशन। देर आफ्टर द एक्सप्लोजन हैज स्लोड डाउन। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन हो गया। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगैन टू फॉर्म। फर्स्ट 3 मिनट्स के बाद जब बिग बैंग हुआ, पहला एटम फॉर्म होना शुरू हुआ, ठीक है। तो एटम की फॉर्मेशन वहां से चलती आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर जो एटम से मटेरियल बना और जो एलिमेंट्स आप सारे देख रहे हैं वो एटम से आते हैं बेसिकली। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन, ठीक है। बिग बैंग के 3 लाख सालों के बाद जो टेम्परेचर है वो जो इतना गर्म था बेसिकली, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और फिर एटॉमिक मैटर जो है वो बनना शुरू हुआ। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ये हमने यहाँ पे देख लिया। एन ऑल्टरनेटिव टू दिस वॉज हॉयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। हॉयल्स कॉन्सेप्ट क्या था कि एक स्टेडी स्टेट है और कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा है।
उनका मानना यह है कि यूनिवर्स हर वक्त पे सेम ही पॉइंट पे जो था, एक पॉइंट पे हर वक्त पे बेसिकली इक्वली डिस्टेंट था, एक दूसरे से उतना ही दूर था, ये एक्सपैंड नहीं कर रहा है। जिस भी वक्त में आप जाओगे, अगर आप 1 करोड़ साल पहले जाओगे तब भी उतना ही था, 1 करोड़ साल पहले जाओगे तब भी उतना ही था, तो बेसिकली वहीं पे था, इसलिए बोलते हैं स्टेडी स्टेट। However, with great evidence becoming available about the expanding universe, तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो फेवर करती है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के आर्ग्यूमेंट को। अब मैं आपको बताता हूँ जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, एक एटम है, इट एक्सपैंड्स, बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्टेज आती है, ठीक है। इस एक्सपेंशन स्टेज के बाद क्या होता है, फिर आती है रिड्यूसिंग स्टेज, ठीक है, रिड्यूसिंग स्टेज आती है, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन, खत्म। उसके बाद फिर कुछ गैप आएगा करोड़ों सालों का, फिर एक बिग बैंग थ्योरी होगी, फिर यूनिवर्स आएगा, फिर करोड़ों साल तक चलेगा, वो अरबों खरबों साल तक चलेगा, फिर अपने आप में सिमट जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर अरबों साल का एक गैप आएगा, फिर बिग। तो ये बिग बैंग जो हुआ है हमारा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। इफ यू एवर रीड ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा के अंदर क्या है, ऋग्वेदा के अंदर ट्रिनिटी आपको पता है, ट्रिनिटी मतलब ब्रह्म, शिवा, विष्णु और शिवा। तो व्हाट दिस सेज इज कि जो ये एटम है, दिस इज कॉल्ड ब्रह्म, एंड दिस इज व्हाट, इसलिए आपको सुना होगा आपने ब्रह्मांड। हिंदुइज्म में ब्रह्मांड बोला जाता है, ब्रह्मा विच केम आउट ऑफ अ स्मॉल एग लाइक शेप, अंडा, मतलब एक छोटी डॉट से निकला हो, वो है ब्रह्मा स्टेज, इसको स्टेज बोला जाता है, ठीक है, ब्रह्म स्टेज। और इसलिए ब्रह्मांड बोलते हैं, अंडा की शेप में, छोटा एग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे शेप में एक चीज, और वो है ब्रह्म स्टेज, जो फॉर्मेटिव स्टेज है। फिर होती है यूनिवर्स की एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एक लिमिट तक पहुंचता है, इसको बोलते हैं विष्णु स्टेज, द प्रिजर्वर स्टेज, जब एक्सपैंड होगा और प्रिजर्व होगा यूनिवर्स। फिर जब एक एक्सपेंशन की एक हद पहुंच जाएगी, फिर वो वापस सिमटना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं शिवा स्टेज, ठीक है, कि ये अब क्या है, सिमटती जा रही है और एक वापस उस पॉइंट पे आ रही है। तो एक साइकिल होती है, बिग बैंग थ्योरी होता है, एक्सपेंशन होता है, रिडक्शन होता है, खत्म हो जाता है, फिर करोड़ों सालों का गैप आता है, फिर बिग बैंग होता है। तो ये यूनिवर्स के स्टेजेस बहुत बार चलते हुए आए हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। तो दिस इज हाउ हिंदुइज्म एक्सप्लेन्स इट। और जब मैंने ये पढ़ा था तो आई वॉज वेरी अमेज्ड कि यार मतलब किस तरीके से उन्होंने ऋग्वेद के अंदर ये चीज़ें बताई थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर, ठीक है, एंड वो वहाँ लिखा हुआ था। एंड ऋग्वेदा जब लिखी हुई है तो देयर वाज नो रिलीजन बेसिकली। ऋग्वेदा डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलीजन, इट बिलोंग्स टू दिस लैंड बेसिकली, ठीक है। तो उसको मैं बोलना कि वो एक रिलीजन, नो, इट बिलोंग्स टू अ लैंड। तो ये जो स्टोरी है ट्रिनिटी की, ब्रह्म, शिवा और विष्णु और शिवा, तो बेसिकली इसका मतलब वो है ऋग्वेद के हिसाब से, ठीक है। अब आता है द स्टार फॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। डिस्ट्रीब्यूशन था जो मैटर और एनर्जी का, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था शुरुआत में, ठीक है। कहीं पे ज्यादा डेंसिटी थी, कहीं पे कम डेंसिटी थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि डिफरेंस आया ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, ठीक है, और सब ने अपने हिसाब से, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। यहां से शुरू हुई गैलेक्सीज की फॉर्मेशन। इसलिए आप देखते होंगे गैलेक्सी है, ठीक है, बेसिकली ये, और उसके आसपास चीजें घूम रही है। फिर कुछ गैप होगा किसी गैलेक्सी में, फिर वहां पे कोई एक बहुत ग्रेविटेशनल पुल वाला ऑब्जेक्ट होगा जो अपने आप को, सबको आसपास लेके चल रहा होगा। इसलिए स्पाइरल में दिखाई जाती हैं गैलेक्सीज बेसिकली। तो क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग थी, ठीक है, तो अपनी डेंसिटी के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्सेज उनकी बनी और वो एक दूसरे को खींचने लगे, और यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज हुई। गैलेक्सी में लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। गैलेक्सीज जो होती हैं वो वास्ट डिस्टेंस तक स्प्रेड हो रखी होती हैं, एंड दे आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स, बहुत थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में होती हैं। डायमीटर जो होता है इंडिविजुअल गैलेक्सीज का, वो 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स होता है, विच इज टू मच, ठीक है। लाइट ईयर इज नॉट रिलेटेड टू टाइम, प्लीज याद रखिएगा, ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू स्पीड, ठीक है। लाइट ईयर ये मत सोचना कि ड्यूरेशन है, नो नो नो, इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पीड। लाइट ईयर का मतलब ये होता है। गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। तो जो ये गैलेक्सी स्टार्ट होती है कैसे, एक्यूमुलेशन होती है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस की, ठीक है, एक बहुत बड़े क्लाउड में, जिसको नेबुला बोला जाता है।
इवेंचुअली जो ये नेबुला होता है वो लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस में, बहुत ज़्यादा बड़ा क्लाउड है बेसिकली, वहाँ पे जो एरियाज है वहाँ पे क्लाउड जो है वो और डेंस होते गए होते गए होते गए और फिर सॉलिडिफाई होना शुरू हो गए। ठीक है, ये जो क्लम्प्स हैं, ठीक है, क्लम्प्स मतलब गांठ जो होती है, ये जो गांठ है बेसिकली दे कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैशियस बॉडीज, ये और डेंस होती गई और डेंस गैशियस बॉडीज बनती गई, जिसकी वजह से स्टार्स आए। तो जो फॉर्मेशन जो स्टार्स की है, इट इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इतने क्या चल रहा था, इतने धीरे धीरे सॉलिडिफाई चीजें हो रही थी। तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो अगर पहले हुई है ये, तो उससे क्या हुआ है कि 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो बेसिकली, मतलब आधा वक्त से ज्यादा गुजर चुका है बेसिकली, अब क्या है, स्टार्स की फॉर्मेशन शुरू हुई है। ठीक है, अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमने देख लिया। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। Considering this, the distance the light will travel in 1 year is taken to be 1 light year. जितना डिस्टेंस एक लाइट अपनी स्पीड के साथ एक साल में कवर करती है उसको बुलाते हैं लाइट ईयर। दिस इक्वल्स टू 9.461 into 10 to the power 12 kilometers. The mean distance between the sun and the earth is 149,598, ये हमने देखा था। तो बेसिकली 150 मिलियन किलोमीटर्स लेके चलते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो इसीलिए 8 मिनट लगता है बेसिकली हमें यहाँ पे पहुंचने के लिए। बहुत ही फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन आई होप मैं आपको एग्जांपल्स दे देकर समझा पाया हूँ इसको। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझा जा सकता है। अब आते हैं हम प्लैनेट्स की तरफ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में क्या है, द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कैसे डेवलप हुए? The stars are the localized lumps of gas within a nebula. Nebula वो एक बहुत बड़ा क्लाउड है, उसके अंदर वो हैं lumps जो क्रिएट हुए थे, गांठ जो क्रिएट हुई थी बेसिकली वो गैसेस की, उनसे स्टार्स आई। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बनी इन लम्प्स की, उससे क्या हुआ कि उनके आसपास वो एक कोर बन गया सब गैस क्लाउड का, एक बीच का सेंटर बन गया, और उसके बाद एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस जो थी वो उसके आसपास डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लाउड्स हैं बेसिकली, उसमें एक बहुत ही डेंस क्लाउड बना और उसकी ग्रेविटेशन की वजह से आसपास वाले जो थे वो इसके आसपास घूमने लगे। ठीक है, जब ये आसपास घूम भी रहे थे एक डिस्क बनी, वो डिस्क भी साथ साथ अब कंडेंस होती जा रही थी और वो जो डिस्क में से प्लैनेट्स निकल के आए। कैसे? ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेज अ गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड and the matter around the core develops into small rounded objects. वही मैंने बताया, जो क्लाउड था उसके अंदर भी क्या डेंसिटी का प्रोसेस वो चला और उसके बाद वो क्या हुए, छोटे छोटे वो भी प्लैनेट्स बनने लगे। ठीक है, these small rounded objects जो बन रहे थे इन क्लाउड्स के अंदर, by the process of cohesion develop into what is called planetesimals. ठीक है, इनको प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं या प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आप प्लैनेटेसिमल्स बोल सकते हैं, प्लैनेटेसिमल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो हो रही थी उससे लार्जर बॉडीज बनने लगी, जिससे मटेरियल जो है आसपास स्टिक करने लगा। तो प्लैनेटेसिमल्स जो थे, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। In the final stage, जो ये large number of small planetesimals थे, they accrete to form a fewer larger bodies in the form of planets. तो वही है accretion का जो प्रोसेस था जिससे स्टार बने आखिरी में। फर्क सिर्फ ये है कि जब स्टार बना एक कोर बन गया और कोर के आसपास जो क्लाउड थे ग्रेविटेशन की वजह से वो घूमने लगे आसपास, और जब वो घूम रहे थे तब भी वो साथ साथ डेंस होते गए और छोटी छोटी बॉडीज बनने लगी जिनको प्लैनेट्स बोलते हैं, और वो कोर जो स्टार था उसके आसपास घूमने लगे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। Nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion years ago में वो कोर बना और उसके आसपास जो है क्लाउड्स घूमने लगे, और प्लैनेट्स जो थे वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बनने शुरू हुए। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनने शुरू होने लगे हमारे प्लैनेट्स, और जो स्टार था हमारा सोलर सिस्टम का वो 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स पहले। हमारा सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट है, 63 मून्स है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए वो। मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस, ये सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में है। 8 प्लैनेट्स में इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। एस्टेरॉइड बेल्ट के लेफ्ट वाले, मान लीजिए अगर ये सन है, ठीक है, तो सन के
पहले वाले कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले वाले जो हैं वो इनर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो आगे वाले प्लैनेट्स होते हैं उनको बुलाते हैं आउटर प्लैनेट्स। ऑल्टरनेटिवली द फर्स्ट फोर आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बोलते हैं पहले चार को, क्योंकि वो अर्थ लाइक हैं और वो रॉक्स और मेटल से बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंस हैं वो, दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज। जो रेस्ट फोर हैं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जिनको जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे गैसेस ज़्यादा हैं, वो रॉक्स और मेटल्स के इतने नहीं बने हुए। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर जैसे। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से, और बहुत थिक एटमॉस्फेयर है उनका, हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ उनका एटमॉस्फेयर है। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, सारे जो हैं आसपास सेम ही पीरियड में बनने शुरू हुए 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। टिल रिसेंटली प्लूटो भी था, उसके बाद उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हटा दिया, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। Why are the inner planets rocky while the others are mostly in gaseous form? क्योंकि वो जितना पास थे सन के, हीट और उसकी वजह से जो उनका जो एटमॉस्फेयर था वो उड़ता गया और वो और डेंस होते गए बेसिकली। तो और जो दूसरे वाले थे वो दूर थे, उससे इतनी हीट और एनर्जी वहाँ पे नहीं पहुँच रही थी, तो वो जो क्लाउड थे गैसेस के, वो इतना डेंस नहीं हो पाए। टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं वो क्लोज विसिनिटी पेरेंट स्टार के बहुत पास बने थे, ठीक है, जहां पे बहुत ज़्यादा गर्म था वो गैसेस के लिए, टू कंडेंस इनटू द सॉलिड पार्टिकल्स। जोवियन प्लैनेट्स थे वो थोड़े दूर डिस्टेंट लोकेशन पे बनाए गए। सोलर विंड जो थी वो बहुत इंटेंस थी सन के आसपास, और उससे क्या हुआ, जो गैस और डस्ट थे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के वो उड़ गए और आखिरी में मैटर बच गया। सोलर विंड्स जो थे वो इतने इंटेंस नहीं थे जोवियन प्लैनेट्स के, तो इनकी रिमूवल ऑफ गैसेस नहीं हुआ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करें तो वो स्मॉलर हैं और कम ग्रेविटी हैं, और इतना एस्केपिंग गैस के, मतलब जो गैस उसके आसपास बन रही है, अगर ज़्यादा ग्रेविटेशन पुल होगा तो वो गैस को भी अपने पास रख पाएगा, लेकिन सोलर विंड इतनी ज़्यादा थी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के लिए कि वो होल्ड नहीं कर पाए अपनी इन गैसेस को, और गैसेस उड़ गई उनके बाहर से सारी। लेकिन जोवियन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं हुआ बेसिकली। फिर आता है मून। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे अर्थ की है। जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ था, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द मून वाज फॉर्म्ड। अर्थ की ओरिजिन के साथ साथ हमने मून की ओरिजिन की बात भी की। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बोला कि इनिशियली अर्थ एंड मून थे, दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम अ मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। द होल मास बिकेम अ डम्बल शेप था बॉडी, एंड इवेंचुअली इट ब्रोक, और फिर वो उसी से टूट गई। It was also suggested that the material forming the moon was separated from what we have at present, the depression occupied by Pacific Ocean. कहना ये है, जो पैसिफिक ओशन जो है हमारा, जहाँ पे इतना बड़ा एक हिस्सा बना है, ठीक है, और वहाँ पे पानी भरा हुआ है, बारिश हुई होगी जब इस अर्थ के ऊपर भर के, तभी तो वाटर आया ना। वाटर अपने आप तो बन नहीं सकता, बारिश ही होगी, H2O का एलिमेंट पूरा आया होगा, उसके बाद ही बना होगा वो बेसिकली। तो वो जो हिस्सा है जब वो टूट गया था और वहाँ पे पानी भर गया और पैसिफिक ओशन बन गया, तो वो हिस्सा टूटा हुआ जो आसपास घूमने लगा अर्थ के, कहते हैं कि वो है मून अपना। लेकिन आज के जो साइंटिस्ट हैं वो इसको इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते हैं। इनका मानना ये है कि जो फॉर्मेशन ऑफ मून है, सैटेलाइट जो बनी हमारे अर्थ की, वो इसलिए है कि एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है, और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लैट, एक टक्कर हुई एक बड़े साइज ऑफ बॉडी की अर्थ के साथ, और फिर एक हिस्सा टूटा, और उसके बाद वो आसपास घूमने लगा उससे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और वही फिर वो अब घूमता है, रोटेट भी करता है ना वो, तो उस रोटेशन की वजह से क्या है ना, चीज़ें स्फेरिकल होती जाती हैं धीरे धीरे करके, तो वो उससे बना है। अ बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मार्स कोलाइडेड इनटू द अर्थ, ठीक है, एक से 3 गुना तक बेसिकली जो साइज था, मार्स से ज़्यादा साइज था, वो आके टकराया अर्थ के साथ, ठीक है, समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ, जैसे अर्थ बना उसके कुछ टाइम बाद ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और जो बहुत बड़ा लार्ज पार्ट था अर्थ का वो स्पेस में टूट के चला गया और ग्रेविटेशनल पुल से आसपास घूमने लगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बैरन था, ठीक है, वहाँ पे कोई वो फूल वूल ये सब चीज़ें नहीं होती थी, कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह, प्लांट, एनिमल्स, ये सब नहीं थे। बैरन था, बंजर था, रॉकी था, पत्थर से बना हुआ था, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह का हिसाब नहीं था, और हॉट ऑब्जेक्ट था विद अ थिन एटमॉस्फेयर। किस चीज़ का? हाइड्रोजन और हीलियम का थिन एटमॉस्फेयर था।
दिस इज फार फ्रॉम प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ, ये आज ऐसी पिक्चर बिल्कुल भी नहीं है अर्थ की, आपको पता है। हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स, कुछ प्रोसेस या इवेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से ये रॉकी, बैरन और हॉट अर्थ जो था वो एक ब्यूटीफुल प्लैनेट जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है और एक एटमॉस्फेयर बढ़िया है जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में हमने देखेंगे कि यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट, अर्थ की फॉर्मेशन से और आज में हम जो देखते हैं उससे कैसा एवोल्यूशन हुआ हमारे सरफेस पे। अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के आउटर मोस्ट एंड, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है, उससे लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक जो मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। किसी लेयर में जो है ज़्यादा तरीके के कुछ एलिमेंट्स हैं, किसी लेयर में कोई और तरीके के ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली वैसा है यहाँ पे। एटमोस्फेरिक मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी, तभी तो वो फ्लोट कर रहे हैं। फ्रॉम द सरफेस टू द डीपर डेप्थ्स द अर्थ इंटीरियर हैज़ डिफरेंट जोन्स, सरफेस से लेकर अंदर कोर तक जाएंगे तो डिफरेंट जोन्स हैं, कोर, क्रस्ट, और आपने देखा होगा ना ये कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। तो अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स एंड ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटेरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले हम देखते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाली स्टेज। द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट, वॉलेटाइल स्टेट मतलब अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा बन रहा था, इवॉल्व होता धीरे धीरे, ठीक है, प्राइमोर्डियल स्टेज में, मतलब जब स्टार्टिंग में बना था अर्थ। ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी होती गई, द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता गया। एज अ रिजल्ट द मटीरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड, जो मटीरियल था एक दूसरे से दूर होना शुरू हुआ उनकी डेंसिटीज के हिसाब से, हेवी डेंसिटी, लाइट डेंसिटी, ये पता है आपको। इससे क्या हुआ, जो हेवियर मटेरियल थे जैसे आयरन से भरा हुआ वो सेंटर की तरफ चले गए, ठीक है। इसलिए जब हम देखते हैं अपना कोर में तो वहाँ पे आयरन बहुत बड़े लेवल पे, और उस आयरन की वजह से ही ग्रेविटेशनल पुल बनती है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की, ठीक है। एंड द लाइटर वंस टू मूव टुवर्ड्स, लाइट चीज़ें थी वो सरफेस पे आ गई। टाइम के साथ क्या हुआ, वो और ठंडा होता गया और सॉलिडिफाई होता गया और उसके बाद कंडेंस हो गया स्मॉलर साइज में। जब कोई बड़ी चीज़ है उसके बाद ठंडी होती रहती है तो उसके बाद छोटी हो जाती है ना वो। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, इससे क्या हुआ, क्रस्ट फॉर्म हुआ हमारे प्लैनेट के ऊपर, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून, इसमें क्या हुआ, ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप, उससे क्या हुआ और हीट हो गया एकदम से, जब टकराया, जो हमने द बिग स्प्लैट देखा था अभी, तो उससे क्या हुआ कि अर्थ और हीट हो गया। इससे क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से क्या हुआ, दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, उससे क्या हुआ, जो ये पूरी बनी हुई थी, ठीक है, प्रोसेस था, उससे डिफरेंशिएशन हो गया और फिर जो है जो मटेरियल है वो सेपरेट हो गया एक दूसरे से डिफरेंट लेयर्स में। Starting from the surface to the central parts, we have layers like crust, mantle, outer core and inner core. फिर ये चीजें बनी। क्रस्ट से लेकर कोर तक डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है इंक्रीज होती रहती है, ज़्यादा है डेंसिटी है इसलिए वो अंदर की तरफ चला गया, और बाहर जो है वो कम डेंसिटी वाली चीज़ें, ठीक है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर डेंसिटी इंक्रीज होती है। वी शैल डिस्कस इन डिटेल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ दीज लेयर्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। जब हम पूरा अर्थ का वो सिस्टम पढ़ेंगे जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है पूरा, तब उसमें हम उस टॉपिक में सारी चीज़ें देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, एयर एंड वाटर की बात कर रहे हैं, लैंड की हो गई, अब एयर एंड वाटर की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉम्पोजिशन जो है अर्थ की एटमॉस्फेयर की, क्या देखोगे आप, नाइट्रोजन है जो 70% से ज़्यादा है, और फिर ऑक्सीजन है जो सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का। उसके बाद धीरे धीरे जो एलिमेंट्स हैं उनकी वो होती है, ठीक है, कॉम्पोजिशन होती है। देर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, 3 स्टेज में ये आज का एटमॉस्फेयर जो हमें देखने को मिलता है वो बना। पहला था जब प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जब स्टार्टिंग में अर्थ बन रहा था वो वाला एटमॉस्फेयर था, वो गायब होने लगा। सेकेंड स्टेज में क्या था कि जो हॉट इंटीरियर था अर्थ का, उसने क्या किया कि एवोल्यूशन किया एटमॉस्फेयर का। फाइनली क्या हुआ, जो कॉम्पोजिशन थी एटमॉस्फेयर की वो मॉडिफाई की गई बाय द लिविंग वर्ल्ड, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आने लगे तो उससे जो है एटमॉस्फेयर चेंज हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब समझिए फोटोसिंथेसिस क्यों एक इतना बड़ा प्रोसेस है और हम इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो थर्ड स्टेज है एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की, वो किसकी वजह से हुआ, एक छोटे से प्रोसेस जिसको हम छोटा समझते हैं फोटोसिंथेसिस, उसकी वजह से बेसिकली। जो द अर्ली एटमॉस्फेयर जो है जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम है, उससे वो कैसे गया, वो एटमॉस्फेयर गया विद द रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। सोलर विंड्स थी उसकी वजह से वो वाला एटमॉस्फेयर जो है वो उड़ गया, ये वाला स्टेज जो था, ठीक है। ये सिर्फ अर्थ के केस में नहीं था लेकिन सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के केस में ये चीजें देखी गई है,
ठीक है। तो जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब जब फॉर्मेशन के वक्त में जो एटमॉस्फेयर था वो सभी का जो है वो लूज हो गया था सोलर विंड्स की वजह से। जब कूल होने लगे अर्थ तो गैसेस और वाटर वेपर थे, दे वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। आपने देखा होगा जब भी कोई आग लग रही होती है किस चीज में, जब आप उसमें पानी डालते हैं तो आप उसमें धुआं देखते होंगे निकलते हुए। तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही कूल होने लगा धीरे धीरे वो, तो गैसेस और वाटर वेपर थे वो रिलीज होने लगे इंटीरियर से, कहाँ के, सॉलिड अर्थ के। दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, उसकी शुरुआत हुई। अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या था, ज्यादातर वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और बहुत ही छोटे मात्रा में ऑक्सीजन। ए प्रोसेस जिसमें through which the gases were outpoured from the interior is called degassing. Degassing process हुआ था जब इंटीरियर से गैसेस निकलना शुरू। कॉन्टिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी जिससे वाटर वेपर और गैसेस थे वो बड़ी मात्रा में आ रहे थे एटमॉस्फेयर में। जैसे ही अर्थ कूल होने लगा तो वाटर वेपर जो है रिलीज हुए, स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। तो जो वाटर वेपर रिलीज हो रहे थे वो कंडेंस होने शुरू हुए जितना कूल होता जा रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड जो था एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हुए, रेन हुई। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी एटमॉस्फेयर में वो डिसॉल्व हुई रेन वाटर के साथ, ठीक है। एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज्ड कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। क्या हुआ कि और बारिश हुई और कंडेंसेशन की वजह से और बारिश हुई। रेन वाटर जो सरफेस पे गिर रहा था वो डिप्रेशंस जो थे, कहीं पे लैंड था, गड्ढे थे, वो सब थे, उसमें पानी भरने लगा जिसको जो ओशंस हैं आज के। Earth's oceans were formed within 500 million years from the formation of Earth. जैसे ही अर्थ की फॉर्मेशन हुई उसके शुरुआत के 500 मिलियन सालों के अंदर ही क्या हुआ, ओशंस बनने शुरू हो गए। ये हमें बताते हैं कि ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स, इसका मतलब 4 बिलियन ईयर्स के पहले के हैं। समटाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई, ठीक है। और 2.5 से 3 बिलियन साल पहले क्या हुआ कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बनने लगा। पहले ओशंस में सिर्फ लाइफ हुआ करती थी, उसके बाद ओशन बिगैन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। कैसे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी आने लगा और उससे क्या हुआ, इवेंचुअली ओशंस वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, भर गए ऑक्सीजन से, ठीक है। इतना भर गए ऑक्सीजन में कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि इस सैचुरेशन पॉइंट मतलब इससे ज्यादा और नहीं घुलेगा। तो 2 बिलियन साल पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर को फ्लड करने लगी, मतलब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी घुलने लगी बड़ी मात्रा में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए कहाँ पे, पानी में। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। एक टाइम तक ऐसा हुआ ऑक्सीजन इतनी भर गई ओशन में, फिर वो एटमॉस्फेयर में आने लगी। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लास्ट फेज जो है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का, इसका वो किससे रिलेटेड है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। अनडाउटेडली क्लियर है कि इनिशियली जो अर्थ या था या फिर एटमॉस्फेयर था जो अर्थ का, वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। शुरुआत में इट वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट, मतलब इतना मतलब क्या होता, फेवरेबल नहीं था कि लाइफ बन सके। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द origin of life as a kind of chemical reaction हुई which first generated complex organic molecules and assembled them. स्टार्टिंग में ये हुआ, this assemblage was such that they could duplicate themselves converting inanimate matter into living substance. फिर जो ये assemble हुए बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर वो डुप्लीकेट कर सके एक दूसरे को और कन्वर्ट कर दिया इनएनिमेट मैटर को लिविंग सब्सटेंस के अंदर। The record of life that existed on this planet in different periods is found in rocks in the form of fossils. Fossils से हमें पता चलता है कि बेसिकली अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग टाइम पीरियड में कौन सी लाइफ यहाँ पे आई और उसके बाद जब वो ख़त्म हुई तो उस मिट्टी में मिल गई, फिर जो है नई लाइफ आई। तो हर पीरियड में जो डिफरेंट तरीके से, ठीक है, यहाँ पे लाइफ का रिकॉर्ड हमें मिलता है, बेसिकली वो हमें इन फॉसिल्स के थ्रू ही मिलता है। The microscopic structures closely related to the present form of blue algae have been found in geological formations much older than 3 billion years ago. ठीक है, एज्यूम किया जा सकता है कि लाइफ बिगैन टू इवॉल्व सम टाइम अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। अब ये अराउंड लिखा है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना डिटेल में कि कब लाइफ बनी, कब ये बना, ये बस समझाने के लिए आपको है। समरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ टाइम
एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से मॉडर्न मैन बना इज गिवन इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑन पेज 18। मतलब यहाँ पे ये रहा, ये है जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है, जिस वक्त पे ये सारी चीज़ें बन रही थी। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार ध्यान से। हाँ ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये सारे, ठीक है, ऐसे सेनोजोइक, मीसोजोइक, पैलेजोइक पीरियड बना, फिर प्री कैम्ब्रियन बना, और फिर 5000 से 700 मिलियन, ये ऐसे बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जा रहा है। यहां से शुरुआत हुई ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, फिर ये एक टेबल के अंदर बताया कि कैसे मॉडर्न मैन और होमोसेपियंस आए 10,000 से 2 लाख साल पहले। और बने कब थे अर्थ? बताइए, बताया था ना मैंने अभी कि कैसे वो 5 बिलियन ईयर्स पहले प्लैनेट्स बनने शुरू हुए, फिर लाइफ आई और वो सब हुआ। तो सिर्फ 2 लाख साल ही हुए हमें आए हुए यहाँ पे। ठीक है, तो होलोसीन पीरियड में, और वो भी मॉडर्न मैन नहीं बोल रहा हूँ, मॉडर्न मैन को 10,000 साल ही हुए हैं। जो होमोसेपियंस थे, जो प्लीस्टोसीन पीरियड में आए थे, वो यहाँ पे हैं। ठीक है, तो प्लीज इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टेबल, ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए कैसे चीज़ें आई, कैसे पहले क्या आया, फिर बाद में क्या आया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस टेबल के अंदर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम स्केल। ठीक है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की, जो क्या थी, जो था आपका मोशन ऑफ द अर्थ। ये हमने देख लिया, अर्थ इन सोलर सिस्टम देख लिया। अब हम देखेंगे सारी चीजें कि टाइम सीजन वो किस तरीके से बनता है, क्योंकि टाइम सीजन के ऊपर बड़े ही कॉन्सेप्चुअल लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये कौन सा चैप्टर है हमारा? क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे हम देखेंगे इसको, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि प्लैनेट जो है वो अर्थ हमारा, वो स्फीयर नहीं है, वो स्लाइटली फ्लैट है, कहां से? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे, और बल्ज है कहां पे? मिडल के अंदर। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, क्या इमेजिन कर सकते हैं वो कैसा दिखता है? आप इस ग्लोब को देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है बेसिकली इस ग्लोब को, और वो देखते हैं यहाँ पे, देखने में अच्छा लगता है। बाकी एवरीबडी हु हैज स्टडीड ज्योग्राफी नोज के कैसे होता है। ठीक है, अब ये पूरा अर्थ, अब क्योंकि टिल्टेड है ये अपनी एक्सिस इसकी जानी कैसे चाहिए? ऐसे। ठीक है, लेकिन ये किस तरीके से है? इस तरीके से। तो बेसिकली एक एंगल पे ये टिल्टेड है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप होना कैसे चाहिए? मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि क्या है कि अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे एग्जाम में कोई और इशू होगा इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, मान लीजिए ये एक्सिस होनी चाहिए अर्थ की। ठीक है, अर्थ की एक्सिस है कैसी? ठीक है, ये ऐसा है, और अर्थ की एक्सिस है कैसी? ये है आपकी इस तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से बनाया था ये। तो बेसिकली जो अर्थ है वो कैसे घुमा हुआ है? ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये इतना टिल्टेड है अर्थ, और इस टिल्ट की वजह से ही इतने सारे फिनोमेना जो हमारे हो रहे हैं, उसी को हमने पढ़ना है कि कैसे ये बनता है। जो भी लेटी हुई लाइंस होती हैं, ठीक है, ये लेटी हुई लाइंस हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके लैटिट्यूड्स, ऐसे याद रख लीजिएगा, लेटी हुई लाइंस। और जो लंबी खड़ी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये ऐसे जो होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूड्स। इनके सारे जो फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, कैसे लॉन्गिट्यूड जो होती हैं, एक लॉन्गिट्यूड और दूसरी लॉन्गिट्यूड में सेम डिस्टेंस हर पॉइंट पे नहीं होता है, अलग अलग होता है, लेकिन हर लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड काम करते हैं। पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि एग्जामिनर, और ये सॉरी बुक बोलना क्या चाहती है। ग्लोब्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज और टाइप के हो सकते हैं, ये ग्लोब्स के कुछ ऐसे दिए हुए हैं। तो ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो रोटेट किया जा सकता है, सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड, वैसे रोटेट किया जा सकता है। आप जो ग्लोब को देख रहे हैं, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइजेस बेसिकली। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। आप लोकेट कैसे करेंगे प्लेस को? आपको अगर मुझे समझाना है कि ये क्या कहाँ पड़ेगा ये जगह, तो आप क्या बोलेंगे कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के थोड़ा राइट में, माडागास्कर के थोड़ा लेफ्ट में, वहाँ कहीं पड़ेगा। आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता सकते हैं मैं आप कहाँ पे हो? वो कैसे पता चलेगा हमें? जो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे इंटरसेक्शन जहां पे भी होगी ना, अगर आपको ये वाला पॉइंट चाहिए तो आप मुझे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एक्सिस बताएंगे, ठीक है? वहां पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स डालूं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है? एक्स एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पता है ना आपको? और इसमें ऑल्टीट्यूड का भी कोऑर्डिनेट बहुत बार डाल दिया जाता है अगर हाइट के हिसाब से पता करना हो। अदरवाइज मैं बता रहा हूं, अगर पिन पॉइंट करना है कहां पे है तो हम 2D की तरीके से वो एक्स और वाई एक्सिस को लेते हैं और उसके बाद लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से बताते हैं कि ये पॉइंट पड़ेगा कहां बेसिकली, ठीक है? तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस जरूरी है हमारे यहाँ पे जानने के लिए कि कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis। उस axis पे ये tilted है। Two points on the globe through which the needle passes are the two poles, ठीक है? तो ये needle जो pass हो रही है यहाँ से, ये north pole है और नीचे की तरफ से जो हो रही है ये है south pole, ठीक है? The globe can be moved around this needle from west to east। west to east जो है मतलब यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आएगा। इसका मतलब अगर यहां से कोई चीज देख रही है, ठीक है, तो उसको पहले ये वाला पार्ट दिखेगा, फिर जब घूमता हुआ अर्थ यहां आएगा, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा आपका अर्थ। और जो भी चीज ऑब्जर्वेशन, जैसे सन की भी ऑब्जर्वेशन की बात कर ले हम, तो पहले ईस्ट को दिखाई देगी फिर वेस्ट को। तो इसमें सन की मूवमेंट जाती है, इसमें ये रोटेट करता है अर्थ और इससे सन की मूवमेंट ऐसे जाती है उल्टी साइड, ठीक है? द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। ये तो आपको समझ आ गया होगा। आई डोंट नो व्हाई डिड ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस, लेकिन ठीक है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे ही घूमता है, जो एक इमेजिनरी लाइन है। हम सोच के रखते हैं कि हाँ ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो अपने एक्सिस के आसपास घूम रहा है। अनदर इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब के आसपास होती है, जो डिवाइड होता है ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में हम करते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है बेसिकली। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सर्दर्न हाफ को बोलते हैं सर्दर्न हेमिस्फेयर, सिंपल, ठीक है? दे आर बोथ इक्वल हाफ, दोनों इक्वल पार्ट में है। Therefore the equator is an imaginary circular line, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है लोकेट करने के लिए प्लेसेस ऑन द अर्थ। जीरो से स्टार्ट करके तो आगे जाओगे ना, तो बेसिकली जो आपका इक्वेटर है इसको 0 डिग्री माना जाता है। तो अगर आपको ऊपर की चीजें बतानी है, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, चलते चलते। तो बेसिकली ये मेजर वो बताए हुए उन्होंने पॉइंट्स जो मेजर लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है? 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 20 नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये सबसे बड़े बड़े लैटिट्यूड्स हैं। तो बेसिकली इक्वेटर से हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं और देखते हैं कि कितना दूर है ये। और जब ये वाला वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं तो ये वाले लॉन्गिट्यूड से ये वाला लॉन्गिट्यूड कितना दूर है उस सब पे, तो ये बताते हैं इसको 0 डिग्री अगर मान लिया गया, ठीक है, तो उससे कितना दूर है ये बेसिकली। तो वैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। तो बेसिकली latitudes क्या होते हैं? Latitudes are parallel, याद रखिएगा। They are not going to, parallel का मतलब they are not going to intersect at any point, लेकिन longitudes intersect करते हैं ends पे, और longitudes जो होते हैं वो parallel नहीं होते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। As such, all parallels north of the equator उनको north latitudes बोलते हैं, और जो south of equator होगी उसको south latitude बोलते हैं। Value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। जैसे मैंने बताया 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वही 23.5 डिग्री साउथ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है? ये एन और एस से हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया जो है एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। दोनों सेम पैरेलल पे, सेम लैटिट्यूड पे हैं, विच इज 20 डिग्री लैटिट्यूड। Put the former is but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it, ठीक है? तो ये फर्क है नॉर्थ और साउथ का। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude और Belo Horizonte जो है is situated at 20 degree south latitude,
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स देख लेते हैं। इक्वेटर के बाद जो है नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ के ऊपर माना जाता है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ। देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये 4 हैं जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं। सॉरी। अब देखते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, उसमें क्या करना है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. तो मान लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, I hope I'll be able to make you understand this point, ठीक है। मान लीजिए ये है, उसके बाद एक सेकेंड, वन सेकेंड, ओके, ठीक है, यहाँ पे और ठीक है, मैं बनाना तो नहीं चाहता छोटा, लेकिन मान लीजिए एक सन है, मैं सन को छोटा बना रहा हूँ फिलहाल, दूर है क्योंकि, तो इसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ स्मॉल, ठीक है। ये है सन। सन की रेज क्या होती हैं कि जिस तरीके से अर्थ घूम रहा है सन के आसपास, ठीक है, उसके हिसाब से ही वो किस तरफ से सन को फेस कर रहा है वो डिपेंड करता है। लेकिन सन की जो मूवमेंट है, अभी मैं अर्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं बताना चाह रहा हूं आपको, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको सन के पर्सपेक्टिव से। कभी कभी सन जो है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो डायरेक्टली अर्थ के इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, साल में 2 बार होता है ऐसा, अर्थ के इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि सन की रेज जो है ना, वो सन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है उसके ऊपर डायरेक्टली रेज डाल रहा होता है। जहां पे भी डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली डाल रहा है, तो इसका मतलब जो इसका इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा कहां होगा? जहां पे डायरेक्टली है। लेकिन दूसरा फिगर आप देखेंगे बेसिकली, ठीक है, उसमें क्या है, वन सेकेंड, लेकिन दूसरा जब आप देखेंगे, ये देख रहे होंगे टॉर्च है, टॉर्च गत्ते में मार रही है, तो डायरेक्टली नहीं गिर रही है, हॉरिजॉन्टल गिर रही है। तो अब इस वक्त पे अगर सन की जो रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, तो इनडायरेक्टली कहां पड़ रही होंगी? इक्वेटर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इसका मतलब जब अर्थ के बिल्कुल इक्वेटर पे डायरेक्टली सन सामने फेस कर रहा है, एक टाइम ऑफ साल में 2 बार ऐसा होता है, इसका मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट रेज जा रही होंगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए गर्मी होती है। वो गर्मी क्यों होती है? क्योंकि सन की मूवमेंट एक तरीके से सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अपनी सनरेज डाल रही होती है, जिससे जो नीचे साउथ पोल में अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्टली रेज जाती है। तो इनडायरेक्टली जा रही हैं, तो जो हीट होगी वो कम हो जाएगी वहां पे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या है, नॉर्थ में जो हीट है वो मैक्सिमम है, हमारा गर्मी का टाइम है, और साउथ वालों के लिए वो ठंड का टाइम है। लेकिन वो ज़्यादा ठंडा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जो वो है ओशंस हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाता है। ये अभी यहाँ नहीं पढ़ना हमें, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अर्थ की मूवमेंट धीरे धीरे वापस घूमते हुए आती है। फिर ऐसे वक्त आता है कि इक्वेटर पे डायरेक्टली गिर रही होती है और फिर जाता है नीचे की तरफ। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्टली सनरेज पड़ रही हैं, इनडायरेक्टली कहाँ जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। इस वक्त क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ में जो होगी वो ठंड का टाइम होगा, कोल्ड बढ़ जाएगी क्योंकि इनडायरेक्टली सनराइज आ रही है। और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सन की मूवमेंट होती है। अब हम देखते हैं आगे जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या पूछना चाहता है। वन सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप, ताकि थोड़ा सा हॉच पॉच जो हो रखा है ये स्क्रीन में ये ना, ठीक है। सेकेंड, ये भी ठीक है। आते हैं अब अपने पॉइंट्स के ऊपर। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। जब मैक्सिमम हीट पड़ रही होती है, जहां पे मैक्सिमम हीट पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और जो नॉर्मल इक्वेटर है उसके बीच में, उसको बोलते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि साल में यहाँ पे डायरेक्टली सनरेज पड़ रही होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट डायरेक्टली पड़ रही होगी, ये होता है टॉरिड जोन। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. मैंने बताया था नॉर्थ और साउथ में जो सन की मूवमेंट जाती है वो मैक्सिमम नॉर्थ में कहाँ जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और नीचे कहाँ तक आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है, तो उसके बियॉन्ड नहीं जाती है। एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, और पोल्स तक जाते जाते इतनी इनडायरेक्ट हो जाती है तो वहां तक पे सही से सनरेज पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और वही जो सदर्न हेमिस्फेयर में है, उसको बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर्स, क्योंकि वहां पे इनडायरेक्टली ही जा रही है, बिल्कुल सीधा नहीं पड़ रही है कभी भी पूरे साल में, इसलिए उनको मॉडरेट टेम्परेचर जोन बोला जाता है, ठीक है, इनको इसलिए बोला जाता है टेम्परेट जोन्स। जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के पास, जैसे ये वाला जो एरिया है, बेसिकली ये वाला जो एरिया है जहां पे कभी सीधा सनराइज और इनडायरेक्टली भी इतनी कम सनराइज हो रही है कि क्या ही बताएं, वो जो है वो है पोलर रीजन्स। कौन से जोन्स हैं वो, बेसिकली वो है फ्रिजिड जोन, वो बहुत कोल्ड होते हैं, इसलिए जो आपको आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल या आर्कटिक और एंटार्क्टिका दिखता है आपको इतना बर्फ से ढका हुआ, तो बेसिकली इसलिए क्योंकि वहां पे सनराइज डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। अब आती है लॉन्गिट्यूड्स की। किसी भी पोजीशन को फिक्स करने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अभी हमें एक्स एक्सिस तो पता लग गई, लॉन्गिट्यूड हमारे लिए वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या है देखना है कि हमें ये देखना है लॉन्गिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स में क्या होता है, कितना नॉर्थ बेसिकली एंड कितना साउथ, कितना ऊपर और कितना नीचे। लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या बताती हैं कि कितना वेस्ट में है, ठीक है, कितना वेस्ट एंड कितना ईस्ट। बेसिकली ये दो क्वेश्चंस को डिफाइन करती है क्या, आपके ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, याद रखिएगा इसको, ठीक है। In order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference. East और west की जो extent होता है उसको जानने के लिए हम ये use करते हैं। ये lines of reference है, इनको बोलते हैं meridians of longitude, उनको बोलते थे parallels of latitude, इनको बोलते हैं meridians of longitude, and the distance between them are measured in degrees of longitude। ये भी degrees में होते हैं जैसे वो भी degrees में थे। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds, ठीक है, हर डिग्री को मिनट्स और सेकंड्स में फिर बांटा जाता है। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards, ठीक है। तो अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्या है, डिस्टेंस है किसी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, और ये कम होता जाता है जब हम पोल की तरफ जाते हैं। तो मान लीजिए ये पैरेलल तो नहीं है बिल्कुल भी, डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। सो इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स, पोल्स पे बिल्कुल इंटरसेक्ट कर जाते हैं और जो डिस्टेंस इनके बीच में होता है वो जीरो हो जाता है। तो पैरेलल जो लैटिट्यूड के होते हैं, ठीक है, वो कम ज्यादा हो सकते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जब लैटिट्यूड ये देखेंगे ये बहुत लंबा है, ये थोड़ा छोटा है, फिर ऊपर छोटा और छोटा होता जा रहा है ये। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, याद रखिएगा मेरिडियंस इनको बोला जाता है, तो ये इक्वल लेंथ की होती हैं। Thus it was difficult to number the meridians, तो इसलिए बड़ा मुश्किल था मेरिडियंस को नंबर करना। कैसे करोगे, भूल जाओगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, या ये फर्स्ट है। अभी यहाँ तो हमें पता है ना 0 डिग्री से शुरू हो रहा है इक्वेटर से, फिर 1 2 3 डिग्री जा रहा है, हमारे पास रेफरेंस तो है ना इक्वेटर से। इसीलिए एक लाइन बनाने के लिए कि कहाँ से मेरिडियन स्टार्ट हो रहा है, वो ग्रीनविच से हमने एक बनाई, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। इस मेरिडियन को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास, ग्रीनविच मेरिडियन जिसको बोला जाता है, इससे पास होके जा रही है। इसको लाइन ऑफ रेफरेंस माना जाता है, जैसे इक्वेटर को माना जाता है फॉर लैटिट्यूड्स, फॉर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इसको किसको माना जाता है, प्राइम मेरिडियन को। इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। नॉर्मल है। प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो बेसिकली क्या है कि ये आपकी 0 डिग्री हो गई, इधर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। अब क्योंकि आप ये देखेंगे ध्यान से तो बेसिकली सेमी सर्कल है ना,
तो सेमी सर्कल कितने एंगल होता है सेमी सर्कल का? अगर ये मैं अपना सेमी सर्कल बनाता हूँ तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री का। तो यही जो है आगे जाके 180 डिग्री ईस्ट 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 जाएंगी, पीछे जाके कहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वेस्ट 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 जाएगी, पीछे जाके मिल जाएंगी। तो ये वाली लाइन यहाँ पे ये कहाँ जाके बनेगी पीछे, बताइए कहाँ जाके? ये जो लाइन यहाँ दिख रही है आपको, ठीक है, ये पीछे की तरफ घूमते हुए जाएगी और ये यूं जाके मिल जाएगी ना पीछे बेसिकली। तो ये वाली जो लाइन है ये 180 डिग्री है। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने पड़ती है अगर यहाँ से देखेंगे आप बेसिकली, ठीक है। तो वो डिवाइड करती है अर्थ को इक्वल हाफ्स के अंदर, आधे में बांट देती है, ठीक है। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर इस तरीके से बांटा जाता है। इसलिए जो लॉन्गिट्यूड होती है किसी भी जगह की इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जाके पीछे मिलेंगी जाते जाते, ये भी जाके पीछे मिलेंगी और पीछे जाके एक पॉइंट 180 डिग्री जो इनका आएगा, तो बेसिकली वो इसी का एक्सटेंशन है पीछे की तरफ, ठीक है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ऑन द ग्लोब, ठीक है। ये पॉइंट्स बताने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट बताना है, ये पॉइंट बताना, तो इससे एक्स और वाई एक्सिस से आप बता सकते हैं किसी भी पॉइंट को ग्लोब के ऊपर वेरी इजीली यू कैन लोकेट। एग्जांपल डुबरी इन असम जो है इट इज 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो एक्स और वाई एक्सिस आ गई आपके पास, आप इस पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं ग्लोब के ऊपर, आराम से इस प्लेस को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, ठीक है, ये आपके कुछ आवर्स बताए हुए हैं बेसिकली, मैं समझाता हूँ आपको कैसे, ठीक है। लेट्स रोटेट द करंट पेज टू द राइट, ठीक है, हाँ नाउ वी कैन सी इट। क्या है इसमें? अब ये रहा आपका प्राइम मेरिडियन जिसको 0 डिग्री माना गया है, ठीक है। अब एक वहाँ पे ये देख रहे हैं आप इस तरफ +1 +2 +3 +5 +6 ऐसे जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये टाइम जोन्स है, ये है टाइम जोन्स। अब ये टाइम जोन्स इस तरफ प्लस में क्यों जा रहे हैं, इस तरफ माइनस में क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट क्या हो रहा है, ये रहा आपका वेस्ट, ये हो रहा है ईस्ट, यहाँ पे आपका अर्थ रोटेट कर रहा है इस तरीके से। लेकिन मैंने आपको भी बताया था कि जो आपकी सन जो होगा वो ईस्ट वालों को पहले दिखाई देगा और फिर वेस्ट वालों को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सन्स मूवमेंट है बेसिकली, कहाँ से शुरू, तो जो राइज होगा जो सन वो सबसे पहले ईस्टर्न कंट्री में कहीं पे होगा, फिर जाते जाते तो हमारे यहाँ पे पहले दिन हो जाएगा और फिर वेस्ट की तरफ जाते जाते जाएंगे तो वहाँ पे बाद में दिन होगा, क्योंकि हमारे को सन दिख चुका है, अब उनको दिखना शुरू होगा। इसलिए इस तरफ प्लस है क्योंकि इनको पहले ही दिख जाएगा, हम इस तरफ वालों से ज़्यादा टाइम पे चल रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 आवर्स हैं, 12 बज रहे हैं रात के, ठीक है, यहाँ पे क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं रात के, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं अभी मान लीजिए और मेरी आपसे बात हो रही है, आपके यहाँ पे 12 बजे हैं लेकिन मेरे यहाँ पे 5:30 बज चुके हैं सुबह के, ठीक है। वहीं जब मैं एक और इंसान से बात कर रहा हूं जो कहां पे बैठा हुआ है, जो बैठा है कनाडा के अंदर मान लीजिए, ये यूएस के अंदर वेस्टर्न यूएसए में बैठा हुआ है, अब यहाँ पे क्या है -8, इसका मतलब कि उसके वहां पे अभी क्या टाइम हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये दिन है आज शुरू हो गया यहाँ पे 10 मार्च मान के चलिए, ये 10 मार्च है, 10 मार्च शुरू हो गया, यहाँ पे मेरा टाइम क्या हो रहा है, इसी वक्त पे क्या हो रहा है, 10 मार्च का सुबह 5:30 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 मार्च के लिए शुरू हो गया है दिन, 10 मार्च का 12 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे -8 घंटे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अभी 9 मार्च चल रहा है और शाम के 4 बज रहे हैं, क्योंकि ये इस 0 वाले टाइम से पीछे 8 घंटे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ 5:30 बज चुके हैं लेकिन यहाँ पे अभी भी पिछले दिन के शाम के 4 बज रहे हैं। तो ये है इस तरीके से टाइम जोन्स को, आई होप आपको समझ आया हो किस तरीके से बोलते हैं ना कि वो हमसे इतना टाइम पीछे है, इतना टाइम डिफरेंस है इन कंट्रीज के बीच में, तो ये ऐसे होता है बेसिकली, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडन टाइम है कैसे, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, किस तरीके से वो सन के सामने घूमता है
उस तरीके से मून और प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। सन नहीं करता है बेसिकली, सन बोल रहे हैं कि सन राइज करता है और सेट करता है, बेसिकली सन नहीं करता। हम जिस तरीके से घूम रहे हैं, अर्थ उसके सामने घूम रहा होता है और उसके हिसाब से सन की मूवमेंट होती है, ठीक है। और लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। तो पहले ऐसे ही करते थे, शैडो कितनी बन रही है उसके हिसाब से हम टाइम को देख लिया करते थे। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं, अगर आपके सर के ऊपर कोई चीज बैठी है बेसिकली, तो मान लीजिए आप 12 बज रहे हैं। All the places along the meridian will have midday or noon, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे अगर सन है, ठीक है, इसका मतलब जो यहां पे है सन, बेसिकली यहां पे अगर सीधा ओवरहेड है आपका, क्या ओवरहेड है आपका, मून, सॉरी सन, सीधा रेस पड़ रही है सन की, बोला ना ओवरहेड है, सर के ऊपर है। तो इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अलोंग जितनी भी कंट्रीज होंगी सबके सर पे पड़ेगा अभी सन। तो लैटिट्यूड में फर्क आ सकता है, अगर यहां पे आपके इक्वेटर पे सीधा सन है तो जरूरी नहीं है कि सीधा आपके सर पे पड़ रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा होता है जिस लॉन्गिट्यूड पे अभी ओवरहेड है सन, उस लॉन्गिट्यूड पे ऊपर से नीचे जितनी भी कंट्रीज होंगी सब जगह सेम ओवरहेड सन ही पड़ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। The rate of difference can be calculated as follows, कैसे? Earth rotates 360 degrees in about 24 hours. 360 डिग्री घूम रहा है 24 घंटे में। इसका मतलब कि 15 डिग्री घूम रहा है 1 घंटे में और 1 डिग्री घूम रहा है 4 मिनट में। मतलब अगर कोई जगह हमसे 1 डिग्री लेफ्ट या राइट है तो उसमें और हमारे में 4 मिनट कम या 4 मिनट ज्यादा का फर्क होगा। 15 डिग्री है लेफ्ट या राइट, मतलब 1 घंटे का फर्क है, तो 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट। इसका मतलब अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो अगर आप 15 डिग्री ईस्ट देखेंगे वहां पे, तो वहां पे अभी 1 बज रहे होंगे दोपहर के, ठीक है। और वहीं पे थोड़ा लेफ्ट वेस्ट में देखेंगे तो वहां पे अभी 11 बज रहे होंगे दिन के, ठीक है। चलो समझ आया आई होप। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. तो वही मैंने बोला कि दिन के 12 बज रहे होंगे अगर सीधा ओवरहेड आपके सन पड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। Why do we had a standard have a हमारा क्या है 82 डिग्री ईस्ट जो है हमारा 2.5 डिग्री ईस्ट, इसके हिसाब से हमारा जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। The local time of places which are on different meridians are bound to differ. आपको समझ आ गया ये कि जो लोकल टाइम होगा, ठीक है, अर्थ का एक टाइम नहीं होगा ना, सबका एक लोकल टाइम होगा जिसके हिसाब से वो कैसे अपना डे सेट करेंगे कि उनके हिसाब से उनका सन कब राइज हो रहा है और कब सेट हो रहा है। क्योंकि पहले सोसाइटीज में ऐसा हुआ करता था और आज भी ऐसा होता है बेसिकली कि जो वर्क होता है बेसिकली वो सनराइज टू सनसेट ही होता है, उसके बाद जो होता है रात हो जाती है। अब तो लाइट्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो रात को भी शिफ्ट चलती हैं, एवरीथिंग हैपेंस, लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। मान लीजिए अभी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड से चल रही है और चलते चलते वो इतनी लॉन्गिट्यूड तक जा रही है, वहां पे आप खड़े होकर टाइम कैसे मैनेज करेंगे अपना, ठीक है। तो वो इसलिए क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। अब ये आगे नहीं बताऊंगा मैं इसमें क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, दैट इज इनफ फॉर यू, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से पड़ेगा वो हमारा लोकल टाइम हम मान के चलते हैं, एंड इट इज नोन एज IST विच इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और हाँ, सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कुछ कंट्रीज का बहुत लंबा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है और इसलिए उन्होंने एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम, मान लीजिए कोई कंट्री इस लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट हो रही है और इस लॉन्गिट्यूड तक जा रही है, अब इसमें इतना डिग्री का फर्क आ चुका है, मान लीजिए 50 डिग्री का फर्क आ गया। अब 50 डिग्री, अब 15, मान लीजिए 60 डिग्री का फर्क है, देखते हैं, समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए 60 डिग्री का एक्सटेंड है, ये है 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और ये पड़ेगा आपका
आपका 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे। अब यहाँ पे फर्क क्या है, मतलब जो इंसान, अब 15 डिग्री में क्या होता है, 1 घंटे का फर्क होता है। मतलब जो इंसान मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसके लिए अगर अभी 9 बज रहे हैं तो 15 डिग्री का 1 घंटा है, तो 60 डिग्री का कितना हो गया, 4 आवर्स। समझ रहे हैं ना, ये हो गया 4 आवर्स। अब यहाँ पे है कितना, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 बजे हुए हैं अभी रात के, ठीक है, 9 PM, तो यहाँ पे कितना टाइम बज रहा होगा अभी, सॉरी, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे बज रहे हैं 9, तो अगर 4 घंटे का फर्क होना चाहिए तो यहाँ पे कितना होगा, 5 बजे होंगे। इनके लिए ऑलरेडी रात अभी होने वाली है, अब यहाँ पे भी सन जा चुका होगा, तो बेसिकली रात का सीन होगा, ठीक है, अभी यहाँ से सन जा चुका, अब यहाँ पे पहुंचा हुआ, मान के चलते हैं। यहाँ पे बज रहे हैं 9, यहाँ बज रहे हैं 5। अब मुझे बात बताइए, मैं एक ही कंट्री का हूं, आप भी एक ही कंट्री के हैं, आपके लिए 4 घंटे का गैप हो गया हम दो लोगों के बीच में, तो इसलिए क्या करते हैं कंट्री वाले, वो अपनी पूरी कंट्री के एरियाज को जैसे 4 लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके हिसाब से कि इस एरिया के, इस लॉन्गिट्यूड के आसपास जितने भी एरिया होंगे वहां पे भी 8 बज रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे जितने एरिया होंगे वहां पे 7 बज रहे होंगे। तो ऐसे बेसिकली क्या होता है कि एक साथ 4 घंटे का डिफरेंस ना है बेसिकली, तो वो कंट्रीज को डिफरेंट टाइम जोन्स में, डिफरेंट टाइम जोन्स है उसमें डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। तो ये कोशिश करते हैं, जो जैसे रशिया है, यूएस है, वो तो इतने, अगर आप विड्थ देखेंगे उनकी, तो वो बहुत चौड़े कंट्रीज हैं, वो जरूरी है वहां पे करना। तो एग्जाम्पल जैसे रशिया है, देर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सटेंट है उनका वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए, ठीक है। अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, इसको याद रखिएगा प्लीज, ऑफ 1 आवर ईच, ठीक है। और हर 1 घंटे के बीच में कितना लॉन्गिट्यूड का फर्क होता है, 15 डिग्री का, और 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट। प्लीज ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको एग्जाम में कैलकुलेट करके निकालना ना पड़े, आपको पहले से पता हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक काम करते हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, अब हर जो है सीरीज़ वो इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती है, तो बेसिकली हम अपनी क्लास में करते चलेंगे, ये हम उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ज्योग्राफी जो है वो लगातार जो है हर रोज़ आए टाइम पे, और उसके बाद आप उसको रोज़ क्लास को देख सकें, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको पीडीएफ के लिए पूछना है इसके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी अपना पिंड कमेंट में मैं अपना चैनल का जो है लिंक दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रोज़ अपडेट्स चाहिए हर चीज़ के, एग्जाम्स के, और क्लासेस कब होंगी, सारे जो पीडीएफ्स फ्री में जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सब, तो आप टारगेट आईबी एग्जाम्स को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद क्या है, आप इसको करके ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फ्री चैनल है, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडिंग।